you hear me? Can you see me? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म कर दीजिए इन द चैट बॉक्स क्विकली, क्योंकि आज हमें शुरू करना है रेजिडेंशियल स्टेटस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे ज्यादा मजेदार पार्ट, जो कि होगा शादी वाला पार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गाइस। यस, शिवा शंकर, साहिल कुमार, तनुप्रिया, धीरज, यस, नीलांजन। गुड इवनिंग। कैन यू सी मी? कैन यू हेयर मी क्लियरली? प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म करिए, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में कंफर्म करिए। एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई विजिबल टू यू? यस यस यस, परफेक्ट। हर्ष पूछा, शरा आज आप शेरवानी में क्यों आए हैं? ये सवाल पूछने वाला बिल्कुल भी नहीं है भाई। कल की क्लास में बताया था आज शादी है। आपको भी घर पे जो आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको तैयार होके बैठना है, ठीक है? तो शादी है ना सर, आप तो सच में शादी में आए हो। सर मस्त लग रहे हो, वेरी गुड। आपको भी यही कपड़े पहनने आज आपको भी शादी वाले कपड़े ही पहनने हैं, क्योंकि आज हम शादी अटेंड करने ही तो आए हैं भाई। आज किसकी शादी है? लक्ष्य पूछ रहा है। थोड़ा सा वेट करो, पता लगेगा आज किसकी शादी है। हर्ष कह रहा है तो फिर तो दिल्ली बुलाओ। नहीं, ये दिल्ली की शादी नहीं है भाई, ये दिल्ली की शादी नहीं है, ये तो रेजिडेंशियल स्टेटस की शादी है। आज हम रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लोग भाई शादी कराने जा रहे हैं। क्रिकेट देखूं या क्लास? अब देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन है। डोलन आचार्य जी पूछ रहे हैं क्रिकेट देखूं या क्लास। अब भाई ये तो चॉइसेस हैं भाई, ठीक है? तो जो चॉइस आपको करनी है वो आप कर लो। अच्छा, आज मैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं आप सबको। क्यों? क्योंकि आप सब ने आज एक बहुत बेमिसाल काम किया है। पता है क्या बेमिसाल काम? आज की क्लास शेड्यूल्ड क्लास नहीं थी, है ना? आज हमारा शेड्यूल नहीं था मिलने का, आज की क्लास शेड्यूल नहीं थी। मैंने सडनली आपको बोला कि आज भी एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं, और आप सब रेडी हो गए, और जी हाँ, आप सब लाइव भी आ गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि हाँ, अब आपको भी रियलाइज हो रहा है समय बहुत कम बचा है आपके एग्जाम से पहले। तो जी हाँ, मैं आपको दिन के किसी भी समय, रात के किसी भी समय और वीकडेज में किसी भी दिन बुलाऊंगा लाइव, तो आपको आना चाहिए। तो आप जब आएंगे तो आपका ही फायदा है, ये बात आप समझे। और क्योंकि आप ये बात समझे, इसलिए आप आज लाइव सेशन में बैठे हैं, जबकि आज डे नहीं था लाइव का। तो सबसे पहले तो अपने लिए क्लैपिंग करो कि जी हाँ, आप लोग रेडी हो सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए, कुछ भी चीज को चुनौती देने के लिए, सामना करने के लिए एग्जामिनेशन का, जिसमें बहुत ही कम समय बचा है भाई। तो सीधी सी बात है, जो सैक्रिफाइस करेगा वो जीतेगा। जीत उसी की होगी जो सैक्रिफाइस करेगा, जो क्रिकेट को सैक्रिफाइस करेगा, जो अपने सुखों को सैक्रिफाइस करेगा, जो नींद चैन को त्यागेगा, जो किसी भी तरह के अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, अपनी खुशी की चीजों को त्यागेगा, उन सबको जीत हासिल होगी। सर यू लुक लाइक दुल्हन। नालायक मनीष, दुल्हन नहीं लिखना था, दूल्हा लिखना था, नालायक। सर लिफाफा नाम मांग लेना शादी। आई एम गोइंग टू टीच माई स्टूडेंट, ऑल्सो हैव टेकन माई बुक्स एंड कॉपीज। हैं तुम अपने स्टूडेंट को पढ़ा? अरे तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, तुम कहां स्टूडेंट को पल्लवी राउत पढ़ाने जा रही हो? हैं ठीक है सर। तो जी हां, आज हमें स्टार्ट करना है अपना रिमेनिंग चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस का। और जी हां, अब लाइव का कोई डे नहीं है, मैं आपको किसी भी दिन लाइव के लिए बुला सकता हूं, तो रेडी रहिएगा किसी भी दिन लाइव सेशन में आने के लिए, क्योंकि अब मैं अपने लाइव के जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाने वाला हूं। मेरा एम ये है, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स आपके एग्जाम से पहले खत्म करा दूं, और इस तरह खत्म कराऊं कि आपके एग्जामिनेशन में उसके क्वेश्चंस आए, उस टाइप के क्वेश्चंस आए, तो आप एकदम खुश हो जाओ, आप एकदम हैप्पी हो जाओ, और आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट बहुत अच्छे से कर पाओ। तो मेरा कोशिश ये है, मेरा एंडेवर ये है कि आप लोग अपना पूरा प्रॉपर रिवीजन कर लो। इसलिए गाइज थैंक यू सो मच, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आज आप आए। आज आपका शेड्यूल डे नहीं था लाइव का, फिर भी आप लोग आए लाइव लेने के लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और एग्जाम के लिए आप एकदम रेडी हो। जी हाँ, एग्जाम के लिए आप चैलेंजिंग वे में एग्जाम को फेस करने के लिए एकदम रेडी हो, ये देख के भी मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं। चलो, तो हमने लास्ट क्लास में इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे एनालाइज करते हैं वो पढ़ा था, ठीक है? आज की क्लास में शादी से पहले, जी हाँ, शादी का मुहूर्त अभी बस कुछ देर में निकलने वाला है, ठीक है? थोड़ी सी देर में शादी का मुहूर्त, अभी थोड़ा सा टाइम बचा है। तो शादी के मुहूर्त से पहले आओ HUF में किस तरह रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट किया जाता है वो निकाल लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर
पिछली क्लास का हल्का सा रिवाइज करवा दो, तो चलो पिछली क्लास का थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो भी पिछली क्लास में भाई हमने किया, रेजिडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले तो रूल 61A अप्लाई करते हैं। रूल 61A के तहत 182 डेज से ज्यादा या 182 डेज से कम, सबसे पहला बेसिक जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप 182 डेज से ज्यादा भाई इंडिया में रहोगे तो आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे और तब आपको टैक्स लायबिलिटी इंडिया की पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप 182 डेज से कम इंडिया में रहते हो तो फिर आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। ये एक बेसिक रूल था भाई जो 61A ने कहा। अब 61A के रूल को और ज्यादा स्ट्रिक्ट, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा पेचीदा बनाने के लिए रूल इंसर्ट किया, सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 61C। सेक्शन 61C में बोला गया ठीक है भाई, अगर आप 182 दिन से कम इंडिया में रहे उस साल में जिस साल के हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, तो भी अभी यहां पर बात खत्म नहीं हो जाती। अभी ऐसे हम इनकम टैक्स के चुंगल से आपको छोड़ेंगे नहीं भाई, आपको एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, वो होगी कि आप पिछले साल तो 60 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे, लेकिन पिछले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे। मतलब ये दोनों कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर दी तो भी, अगर आप पिछले साल 180 डेज से कम रहे तो भी हम आपको भाई रेजिडेंट घोषित कर देंगे। और रेजिडेंट घोषित होने का क्या मतलब है? रेजिडेंट घोषित होने का यह मतलब है कि आपको इनकम टैक्स इंडिया के जो टैक्सेशन के रेजिम है उसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। तो या तो 180 डेज से ज्यादा आप इंडिया में रहे पिछले साल में तो भाई आप रेजिडेंट बन गए, या फिर आप पिछले साल में 60 डेज से ज्यादा रहे, ठीक है, और पिछले 4 साल में आप 365 डेज से ज्यादा रहे अगर इंडिया में, तो अगेन आप रेजिडेंट बन जाते हो, ठीक है। अब अगर आप पिछले साल में 60 डेज से कम रहे या पिछले 4 साल में 365 डेज से कम रहे, ठीक है, पिछले साल में 60 डेज से कम रहे या पिछले 4 साल में 365 डेज से कम रहे, तो फिर भाई हम कहते हैं कि आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। इस सिचुएशन में आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे, और नॉन रेजिडेंट के लिए मैक्सिमम जो इनकम होती है ना, नॉन टैक्सेबल होती है। मजा आ जाएगा, नॉन रेजिडेंट ऐसे भंगड़ा पाएगा, ओए होए मजा आ गया जी, आज तो हमारी सारी की सारी जो इनकम है वो नॉन टैक्सेबल हो जाएंगी, उन इनकम को भाई हम नॉन टैक्सेबल डिक्लेयर कर देंगे। तो नॉन रेजिडेंट बन जाओगे अगर आपने ये दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो। अब गवर्नमेंट ने एक बहुत भाई इंटरेस्टिंग चीज देखी नॉन रेजिडेंट के केस में। तो जो लोग इंडिया के सिटीजन हुआ करते थे और नॉन रेजिडेंट थे, उनको भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि वो लोग किसी भी देश के रेजिडेंट नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वो थोड़े थोड़े दिन हर एक देश में रहते हैं, तो थोड़े थोड़े दिन हर एक देश में रहने की वजह से वो किसी भी देश के रेजिडेंट नहीं बनते और वो टैक्स के परव्यू से बाहर चले जाते हैं। अब वो टैक्स के परव्यू से जब बाहर चले जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा तो साजिश है भाई, साजिश। तो गवर्नमेंट ने एक और रूल अडॉप्ट किया कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो एंड आपकी इनकम इंडिया के अंदर 15 लाख रुपए से ज्यादा है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट हो तो इसलिए उस पर टैक्स नहीं पे करना आपको, लेकिन फिर भी आपकी इनकम जो है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है, और आप किसी और कंट्री के रेजिडेंट हो ही नहीं, आप नॉन रेजिडेंट हो हर एक कंट्री में, ठीक है। अगर आप हर एक कंट्री में, दुनिया की हर एक कंट्री में आप नॉन रेजिडेंट हो और आप इंडिया के सिटीजन हो और इंडिया की इनकम आप कमा रहे हो, तो भाई हम आपको डीम कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो इंडिया के, ताकि कुछ टैक्स तो दो। अरे भाई कहीं तो टैक्स दो, इंडिया में नहीं दे रहे बाहर दो, बाहर नहीं दे रहे इंडिया में दो, कहीं तो टैक्स दो, किसी एक जगह तो टैक्स दो। तो इस वजह से हमने ये रूल, एक एडिशनल 61A का रूल है जो हमने एडिशनली इनकॉर्पोरेट किया उन लोगों के लिए जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हुआ करते थे, वो पूरे देश विदेश में घूमते रहते थे और देश विदेश में घूमने के वजह से भाई वो लोग भाई इंडिया के रेजिडेंट नहीं बनते थे और किसी भी और कंट्री के रेजिडेंट नहीं बनते थे। उनके लिए बोला गया ठीक है भाई, अगर आप किसी भी देश के रेजिडेंट नहीं हो और आप इंडिया के सिटीजन हो तो हम आपको इंडिया का रेजिडेंट बना देते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाएंगे, लेकिन हम इंडिया का आपको रेजिडेंट बना देंगे। तो उन लोगों को इंडिया का रेजिडेंट हम बना देते हैं सेक्शन 61 कैपिटल ए के तहत। भाई एक बार अगर रेजिडेंट आप बन गए इंडिया के, तो रेजिडेंट भी दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब आप पिछले 10 साल, तो एंड वाली कंडीशन देखो, आप पिछले 10 साल में से 2 साल आप रेजिडेंट रहे एंड आप पिछले 7 साल में 729 दिन इंडिया में रहे, ठीक है, तो आप बन जाओगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या, कि आप रेजिडेंट रहे 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स एंड मतलब दोनों को क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करना है। आप 729 दिन इंडिया में रहे पिछले 7 साल में, तो आप भाई ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाओगे। और अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन आपने फुलफिल नहीं करी तो आप बन जाओगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो, आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो उस केस में, ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अंजलि वर्मा, लेट आए, देर कर दी बहुत ज्यादा सर। सेक्शन 61 कैपिटल ए समझा दीजिए वापस। अब ये भी समझाया 61 कैपिटल अब ये भी समझाया वापस। जब आप नॉन रेजिडेंट बन जाते हो इंडिया में और आप इंडिया के सिटीजन हो और गवर्नमेंट देखती है आप किसी भी और कंट्री में रेजिडेंट नहीं बने, वहां पर आपको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया में ही बना देती है, ताकि कुछ तो टैक्स दो। आप किसी तो भाई किसी तो
रूप में टैक्स दो, तो इसलिए वो सेक्शन 61A का रूल है जो हम देखते हैं। ठीक है, अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा सब लोग मुझे बताओ, बताओ जरा सब, ये जो मैंने कल एग्जाम्पल कराया था, क्या ये आपने खुद ट्राई करा? हाँ, आंसर बिना देखे, क्या ये एग्जाम्पल खुद ट्राई करा? जरा यस लिखो चैट बॉक्स में अगर आपने एग्जाम्पल खुद ट्राई करा, और इसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी आपको लिखना है भाई। ठीक है, इसमें बहुत सारे रूल्स इकट्ठा देखने को मिलते हैं, तो क्या आपने ये ट्राई करा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सनी कुमार कह रहा है प्लीज टेक माय नेम, ये बात समझ में नहीं आई। सनी कुमार 80 मार्क्स ले आओ DTIDT में, तो मेरे YouTube चैनल पे तुम्हारा नाम मैं 10 बार लेके तुम्हारा इंटरव्यू भी लूंगा, सिर्फ नाम नहीं लूंगा, इंटरव्यू भी लूंगा। 80+ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, ये करा, बस 4-5 लोगों ने ही करा। हाँ, नालायक नालायक, सिर्फ 4-5 लोगों ने ही करा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अवीशा कह रही है मैं लेकर आऊंगा पक्का, वेरी गुड। आंचल कह रही है पक्का सर 80+ लेके आएंगे, तो वादा करो, प्रॉमिस करो कि 80+ लेके आओगे क्या? वादा रहा स्टूडेंट्स का टीचर से, हम लेके आएंगे 80। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला भाई एस्पेक्ट है जो हमने कल की क्लास में देखा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं आगे। आगे है भाई, आज हम देख रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप का हो सकता है, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ, 3 या 2। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो कितने टाइप का हो सकता है? कितने टाइप का रेजिडेंशियल स्टेटस मिल सकता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? 3 या 2? कल की क्लास में हमने ये देखा था। तो 3 टाइप का रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, या 2 टाइप का हो सकता है? जरा चैट बॉक्स में मुझे बताओ। दत्तात्रेय कहता है एक ही टाइप का हो सकता है। नालायक दत्तात्रेय। अभिषा कह रही है एक ही टाइप का हो सकता है रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर एक ही टाइप का होगा रेजिडेंशियल स्टेटस तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर ही पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर एक ही टाइप का होगा। नालायक। लो, आयशा परवीन भी नालायक, वो भी कह रही है एक ही टाइप का हो सकता है। नालायक। जी हाँ, बाकी सबका आंसर बिल्कुल ठीक। 3 टाइप का हो सकता है रेजिडेंशियल स्टेटस HUF का, और इंडिविजुअल और HUF 2 ही हैं जिनका रेजिडेंशियल स्टेटस 3 टाइप का हो सकता है, बाकी सबका 2-2 होता है भाई, बाकी सबका 2-2 होता है। याद करो ये वाला टेबल जो कल की क्लास में हमने किया था, याद करो ये वाला टेबल। ठीक है, आपको ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए ना भाई कि इंडिविजुअल एंड HUF के केस में ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है, और अदर्स के केस में, अदर्स मतलब कंपनी, AJP, BOI, AOP, जितने भी सारे अदर टाइप के पर्सन है भाई, उनके लिए सिर्फ 2 होते हैं, रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो HUF के लिए भी 3 टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप के रेजिडेंशियल। सुधांशु ने भी गलत जवाब दिया भाई। वेरी गुड, धीरज कुमार ने तो पूरे लिख दिया, अंकिता ने भी पूरे लिख दिए, पल्लवी राउत ने भी पूरे लिख दिए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो हाँ, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग को मत भूलना। ठीक है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, विच इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन HUF। HUF के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है भाई, आओ हम लोग देखते हैं। ये है भाई रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन HUF। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन HUF। अब देखो, जो रेजिडेंशियल स्टेटस है HUF का, उसका जो सबसे पहला क्राइटेरिया है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनाने का, वो है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट HUF का कहां है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सब्सटैंशियल डिसीजन मेकिंग पावर्स कहां पर है, लिख लेना है यहां पर अगर नोट डाउन करना हो। डिसीजन मेकिंग पावर्स कहां है? क्या ये इंडिया में है? डिसीजन मेकिंग पावर्स कहां है? क्या वो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है? तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। अगर एक भी डिसीजन इंडिया में लिया जा रहा है, पार्टली मतलब एक भी, ठीक है, पार्टली मतलब एक छोटा सा डिसीजन भी अगर इंडिया में लिया जा रहा है, या तो पूरा का पूरा डिसीजन इंडिया में लिए जा रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, और मैनेजमेंट भी सारा इंडिया से हो रहा है, या कोई छोटा सा पार्ट भी अगर इंडिया में लिया जा रहा है, तो ये HUF हो जाता है रेजिडेंट इंडिया का। और अगर पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया, सारे के सारे डिसीजन इंडिया से बाहर लिए जा रहे हैं, ठीक है, एक भी डिसीजन इंडिया में नहीं लिया जा रहा, होली आउटसाइड इंडिया है, तो HUF बन जाता है नॉन रेजिडेंट। HUF इन दिस केस इज इक्वल टू नॉन रेजिडेंट। तो भाई यहां पर HUF जो है ना, वो कोई इंडिविजुअल तो है नहीं कि आप ये बताओ HUF बता भाई तू रहता कहां है, तू कितने दिन यूएस में रहा, HUF बताओ जरा। HUF आप कितने दिन कनाडा में रहे बताओ जरा। HUF बताओ कितने दिन इंडिया में रहे बताओ जरा। 182 डेज से ऊपर रहे या नीचे, ऐसा तो हो नहीं सकता। HUF तो भाई एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है ना।
तो वो तो एक क्यूमुलेशन है, बहुत सारे इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो भाई उसमें नंबर ऑफ डेज तो हो नहीं सकते। तो बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया रखा कि ये बता दो भाई जो हमारा भाई HUF है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है, उसका कंट्रोल कहां पर है, उसका मैनेजमेंट कहां पर है। जहां पर भी उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होगा, वेदर इट इज सिचुएटेड होली इनसाइड इंडिया वेदर इट इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, उसके बेसिस पे हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस HUF का डिटरमाइन करेंगे। तो नॉन रेजिडेंट होगा HUF अगर होली आउटसाइड इंडिया है हमारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, और अगर कुछ भी पार्टली मतलब अगर एक डिसीजन भी इंडिया में हो गया तो रेजिडेंसी बन जाएगी इंडिया की। ठीक है, तो रेजिडेंसी बन जाएगी इंडिया की। विजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? रिफ्रेश करके देखो, एक बार रिफ्रेश करो। लाइव में कई बार अगर आप रिफ्रेश करते हो ना तो विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है। ठीक है, सो ये तो हो गया रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनाने का तरीका हमारे HUF को। HUF जो भाई रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है उसको बनाने का ये तरीका हो गया। एक तो कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में होगा या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भाई आउटसाइड होगा, उसके हिसाब से हम रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बना देंगे। अब बात ये उठती है सर HUF को नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन दोनों में बाइफिकेट कैसे करें? अगर HUF मान लो रेजिडेंट बन जाए तो उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में बाइफिकेट कैसे करें? तो उसका तरीका भाई इनकम टैक्स एक्ट ने क्या दिया, उसने इनकम टैक्स एक्ट ने तरीका दिया कि आप कर्ता का सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग पीरियड ऑफ स्टे देख लो। जो कर्ता है, जो लीडर है ना HUF का, वो देख लो वो कहां रहता है ड्यूरिंग द टेन्योर। जो 66 में हमारा डिवाइड, 66 में भी यही तरीका था ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को देखने का। तो कर्ता का ये देख लो, क्या करता 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स आउटसाइड वो इंडिया में रेजिडेंट है और 729 डेज से ज्यादा क्या वो इंडिया में रेजिडेंट है पिछले 7 साल में, तो HUF बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट का सॉरी रेजिडेंट HUF का जब आपको ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी में बाइफिकेशन करना है तो उस समय आप कर्ता का रेजिडेंशियल वो देखो स्टेटस, कर्ता कहां रेजिडेंट है वो चीज देखो, तो आपको HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस पता लग जाएगा। और वही भाई 66 में जो हमने कल देखा ना कि जो करता है वो 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट है, तो फिर भाई उसको हम कहेंगे कि और दूसरी कंडीशन 729 डेज आउट ऑफ लास्ट 7 ईयर्स वो इंडिया में होना चाहिए। दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव सेटिस्फाई कर दी तो हमारा जो HUF है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भाई बन जाएगा। तो कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस देखो, ये देखने के लिए कि HUF ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसके लिए आप कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस देख लो तो आपको पता लग जाएगा। तो ये है HUF के रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने का तरीका। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो आओ चलो एक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं छोटा सा। जी हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3, कर्ता ऑफ वन ऑफ द HUF, करता है HUF का, कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर मिनिमम 60 डेज। भाई जो HUF है वो इंडिया में आता है कम से कम 60 दिन के लिए इंडिया में आता है, एंड मैक्सिमम 91 डेज। मैक्सिमम कितने दिनों के लिए आता है? 91 डेज के लिए ज्यादा ज्यादा इंडिया में आता है। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, आपको HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, एंड ऑल्सो दैट ऑफ द कर्ता फॉर असेसमेंट ईयर वॉट एवर, किसी भी असेसमेंट ईयर को लेकर भाई आपको HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है कि भाई HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक अजम्पशन है ना, assume control and management of HUF is wholly in India। आपको assume करना है कि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है HUF का वो पूरा का पूरा इंडिया में है। ठीक है, तो अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट HUF का पूरा इंडिया में है तो सबसे पहले बता दो ये HUF रेजिडेंट हुई या नॉन रेजिडेंट हुई? ये HUF रेजिडेंट हुई या नॉन रेजिडेंट हुई? चैट बॉक्स में बता दो। होली ठीक है, होली जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो इंडिया में, तो ये रेजिडेंट हुआ क्या या नॉन रेजिडेंट हुआ? फैजनुल्ला कह रहा है सर आपने सच में मैरिज के कपड़े पहने हुए हैं। अरे तो आज जब मैरिज है तो मैं मैरिज के कपड़े पहनूंगा ना। तुम बताओ, आज मैरिज ही तो है तो मैरिज की तो कपड़े पहनूंगा। तुम बोलो कि किसकी मैरिज है, वो अभी पता लगेगी भाई। मुहूर्त तो आना, तो मुहूर्त नहीं आया अभी। नहीं अभी नहीं है मुहूर्त का टाइम, अभी मुहूर्त का टाइम नहीं हुआ, बचा है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो अब जब ये वाला assumption हो गया तो सबसे पहले तो एक चीज हमने नक्की कर ली कि HUF इज अ रेजिडेंट। HUF इज अ रेजिडेंट, ये चीज हमने पक्की कर ली। ठीक है,
अब सवाल ये उठता है कि जो करता है ना करता, अब हमें इसे बाइफिकेट करना है, ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब आगे सवाल ये उठता है, तो वो जब हमें बाइफिकेट करना है ना कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो मैं ना कर्ता का पीरियड ऑफ स्टे देखूंगा। तो कर्ता को डुअल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और कर्ता की जो डुअल कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ना, उसके बेसिस पे मैं देखूंगा कि भाई क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि पिछले 10 सालों में से 10 प्रीवियस ईयर्स में से कम 2 प्रीवियस ईयर्स वो रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, पिछले 10 सालों में से कम 2 प्रीवियस ईयर में जो हमारा करता है भाई वो देखना जरा, अब आ रहा है? अरे अब आ रही है आवाज? ठीक हाँ आ रही है, ठीक है। सब डर गए जाते हैं एकदम। सर आपकी आवाज आना बंद हो गई, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई आपको ये बताना है कि इन दोनों कंडीशन, जो दो कंडीशन है भाई, मुझे अब ये देखना है कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये तो पता लग गया कि एचयूएफ रेजिडेंट है, ये चीज तो पता लग गई। अब मुझे पता करना है कि जो एचयूएफ है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब ये चीज मुझे पता करनी है, ठीक है। अब अगर ये चीज मुझे पता करनी है तो फिर भाई आपको मुझे बताना पड़ेगा 10 प्रीवियस ईयर में क्या 2 प्रीवियस ईयर जो हमारा करता है वो रेजिडेंट रहा है। अच्छा, बीच में बता दो एंड लिखूं या और लिखूं, और का भी ऑप्शन है भाई मेरे पास। मतलब दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होगी या कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो भाई काम चल जाएगा। तो एंड लिखूं बीच में या और लिखूं, ये चैट बॉक्स में जरा मुझे बता देना। बीच में एंड लिखा जाएगा या और लिखा जाएगा? वेरी गुड, मनीष ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अवीशा, आयशा, आंचल, लक्ष्मी तिवारी, फाइन, नीलांजन, सुधांशु, चेतना, ठीक है, सैयद, रानू, वेरी गुड। आज लगता है कृष्ण नालायक नहीं आया, कृष का कोई जवाब नहीं आया, कृष्ण नालायक नहीं आया। विदेश, वुदेश, ओके, सयाली, उत्तम, वेरी गुड। तो भाई और नहीं लगेगा, बीच में एंड लगेगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा HUF, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, जो करता है ना वो मैक्सिमम 91 डेज के लिए इंडिया आता है। हर साल वो मैक्सिमम 91 डेज के लिए इंडिया आता है। तो अगर मैं 7 साल की बात करूं तो 7 साल में जो करता है वो कितने डेज इंडिया में आया है? मैंने 91 को मल्टीप्लाई कर दिया भाई किससे? 91 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। मैंने 91 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, ठीक है। 91 मल्टीप्लाई बाय 7, 91 मल्टीप्लाई बाय 7 हुआ 637 डेज के लिए वो इंडिया में भाई है पिछले 7 सालों में। तो पिछले 7 सालों में वो 637 डेज के लिए इंडिया में है। अगर वो पिछले 7 सालों में 637 डेज के लिए वो इंडिया में है तो फिर बता दो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुआ HUF या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुआ? भाई पता लग गया, जो HUF है वो है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। HUF जो है वो क्या है? HUF जो है वो है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। HUF क्या हो गया? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया HUF, ठीक है जी हाँ, HUF हो गया नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो HUF इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, HUF इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया HUF। 637 डेज वो इंडिया में है आउट ऑफ 729 डेज, सो HUF बिकम्स नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर HUF हो गया नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो भाई हमारा जो HUF है वो उतना टैक्स नहीं पे करेगा जितना रेजिडेंट पे करता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। कंक्लूजन हम लिख देंगे HUF बिकम्स अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब देखो ध्यान रखना है बात का, क्योंकि लाइव सेशन है, मैराथन लेक्चर्स है, प्रेजेंटेशन पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो नीचे चैप्टर के दिए हुए हैं वहां पर मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके दिखाया, तो वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन जरूरी है हर एक क्वेश्चन का जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो।
ठीक है सर, बात समझ में आ गई। कंपनी के केस में बड़ा इजी भाई वो होता है, तरीका होता है निकालने का कि कंपनी जो है वो रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। कंपनी के केस में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखा जाता है। सबसे पहली बात तो जो इंडियन कंपनी होती है, इंडियन कंपनी पूरी की पूरी हमेशा रेजिडेंट ही मानी जाती है, जो इंडियन कंपनी होती है। जो फॉरेन कंपनी है उसका हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या बोलते हैं POEM, पोयम, ठीक है, वो दोनों हम देखते हैं। भाई पोयम क्या है? पोयम जो है वो, अच्छा देखो एक बच्चा क्या कह रहा है, मनीष कह रहा है सर वोंट वी टेक एवरेज। अच्छा मनीष कह रहा है क्या इसका एवरेज नहीं लेना चाहिए हमें? देखो क्वेश्चन कह रहा है 91 डेज मैक्सिमम इंडिया में है और मिनिमम इंडिया में 60 डेज है, तो क्या इसका एवरेज नहीं लेना चाहिए? अरे नहीं भाई, एवरेज क्यों लेंगे? मैंने तो एज्यूम कर लिया वो मैक्सिमम डेज इंडिया में है, तो भी नहीं हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहा बेचारा। अगर वो पूरे 91 डेज भी मैं ले लूं तो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो मैं एवरेज क्यों लूंगा? है ना, तो लॉजिक समझो ना। वो मैक्सिमम डेज 91 डेज है इंडिया में, मैंने तो मैक्सिमम ले लिया। अज्यूम कर लो पिछले 7 साल में वो हर साल 91 डेज इंडिया में था, तो भी वो पर्सन भाई पूरा नहीं कर पा रहा हमारे लिमिट को, तो फिर एवरेज लेने का मेरा क्या फायदा है? ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सर शादी कब है? अभी भाई टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, कुछ 5-10 मिनट और हैं, उसके बाद हम शादी करेंगे। चलो अब ये भाई कंपनी के केस में क्या होगा? इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, AOP, BOI, इन सब केस में क्या होता है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखा जाता है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, एक भी डिसीजन अगर इंडिया में लिया गया तो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। अगर सारे के सारे डिसीजन इंडिया से बाहर हैं तो फिर भाई वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। कंपनी, AOP, BOI सारे के सारे उस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? हाँ जी हाँ सर, बात समझ में आ गई। चलो अब दूल्हा रेडी है, ठीक है। अब बात आती है दुल्हन की। अब बात आती है दुल्हन की। ये है दुल्हन। सर कैसे, ये दुल्हन कैसे है? अरे ये दुल्हन ऐसे है कि जो दुल्हा है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस, और जो दुल्हन है वो है इनकम। आपकी टाइप ऑफ इनकम क्या क्या होती है, और हम इन दोनों की शादी करवाने वाले हैं। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, अभी समझाता हूं, रुक जाओ। हर्ष कह रहा है सर शिवरात्रि के बाद शादी नहीं होती, आप करोगे तो पाप लगेगा। चलो अब अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी शादी पे नहीं आ रहे, अभी तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भाई ये इनकम क्या होती है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे टैक्स लगता है। तो ये इनकम आखिरकार होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? इनकम का मतलब है वो चीज जो इंडिया में रिसीव हुई, ठीक है, ऐसी चीज जो इंडिया में रिसीव हुई, दैट इज नोन एज इनकम। फिर है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसी चीज जो इंडिया में रिसीव हुई, तो इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, ये दोनों एक ही बात होती है, या तो इनकम रिसीव हुई या डीम्ड टू रिसीव हुई इंडिया में। तो और दूसरा है इंडिया जो इनकम अक्रू हो गई। आपने अक्रूवल कंसेप्ट पढ़ा है अकाउंटिंग में कि चीज अक्रू कैसे होती है। अगर राइट टू अर्न दैट इनकम आपको मिल जाता है तो आपकी इनकम अक्रू हो जाती है। जैसे आप जब कहीं भी सैलरी पे जॉब करते हो तो आपका जो सैलरी मिलता है वो अगले महीने मिलता है। इस महीने आपने काम कर दिया तो आपकी इनकम अक्रू हो गई। आपको सैलरी मिलेगी अगले महीने, वो अलग बात है, बट इस महीने अगर आपने काम कर लिया आपकी सैलरी अक्रू हो गई। ठीक है, सो इनकम दो टाइप से होती है, एक इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, दूसरा इनकम अक्रूड इन इंडिया, और दोनों ही ये टाइप की इनकम टैक्स होती है भाई। अब देखना ये है, देखने वाली बात ये है कि भाई जो इनकम है वो कौन कौन सी इनकम किस टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस में टैक्स होगी और किस टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस में टैक्स नहीं होगी। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया। डीम का मतलब है अज्यूम्ड, ऐसी इनकम जो मैं अज्यूम करूंगा कि इंडिया में अक्रू हुई है, इंडिया में ही अराइज हुई है, मतलब उसको लेने का जो राइट है वो इंडिया में मिला है। ठीक है, ये चीज मैं अज्यूम करूंगा। इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो जो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है वो क्या होती है, आओ जरा देखते हैं। ठीक है, अब सुनना बात भाई। मान लो मैं यहां पर इंडिया में हूं, मैं इंडिया में लेक्चर्स दे रहा हूं, और इंडिया में लेक्चर्स देने के बाद मैं इंडिया में आपसे इनकम अपनी अर्न कर रहा हूं। तो इनकम कहां अक्रू अराइज हुई? इंडिया में अराइज हुई, है ना, इंडिया में अराइज हुई। अब वहीं मैं यहां पर इंडिया में हूं, लेकिन मैं जाता हूं इंडिया से बाहर लेक्चर देने, मैं यूएस से जाता हूं इंडिया से बाहर लेक्चर देने। मुझे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने भाई बुलाया वहां पर इंडियन टैक्सेशन रेजिम के ऊपर लेक्चर देने के लिए। तो मैं जब इंडिया से बाहर गया लेक्चर देने के लिए, तो भाई वहां पर मैंने लेक्चर दिया और वहां से इनकम अर्न करी। तो अब ये जो इनकम है जो मैंने इंडिया से बाहर से अर्न करी, वो इंडिया के बाहर की इनकम है, वो इंडिया की इनकम नहीं है, वो इंडिया में अक्रू नहीं हुई, वो तो इंडिया से बाहर अक्रू हुई। ठीक है, हाँ रिसीव मुझे इंडिया में हुई क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट इंडिया में ही है, लेकिन अक्रू कहां हुई? अक्रू हुई इंडिया के बाहर।
अब सवाल ये उठता है जो इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई, अगर मैं इंडिया से बाहर गया और मैं भाई इंडिया के बाहर भाई मैं अपनी लेक्चर दे रहा हूं और इनकम अक्रू कर रहा हूं, तो क्या ये इनकम इंडिया में अक्रू हुई? नहीं सर, ये इनकम इंडिया में अक्रू नहीं हुई, ये इंडिया से बाहर अक्रू हुई। मुझे वो वाली इनकम देखनी है जो अक्रू और राइज इंडिया में हुई, मेरे को उस वाली इनकम से मतलब है। अब ऐसे ही भाई बाहर के कोई प्रोफेसर्स होते हैं जो इंडिया आते हैं लेक्चर देने के लिए, और जब वो इंडिया आते हैं लेक्चर देने के लिए, नो सर बट यू आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यू नीड टू पे टैक्स। ये बात अनुराधा ने सही कही कि सर आप क्योंकि इंडिया में हो इसलिए आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अभी अनुराधा टैक्स पे कहां करना पड़ेगा वो बात अलग है, अभी तो बस ये डिसाइड हो रहा है कि इनकम अक्रू कहां हुई, इनकम अराइज कहां हुई, वो वाली बात भाई डिसाइड हो रही है। ठीक है, सो अब कुछ इनकम ऐसी होती है जो ऑल्दो इंडिया के बाहर भाई अराइज होती है, इंडिया के बाहर भाई वो अक्रू होती है, लेकिन इंडियन इनकम टैक्स एक्ट कहता है मैं उसे मान लूंगा कि वो इंडिया में ही अक्रू हुई है, इंडिया में ही अराइज हुई है, मैं ऐसा मान लूंगा। ठीक है, तो अब भाई मिस्टर जोसेफ है, मिस्टर जोसेफ यूएसए में रहते हैं, शुरू से यूएसए में रहते हैं। इंडिया में वो एक बार आए थे, इंडिया में आए, उन्हें एक इंडिया में प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने वो प्रॉपर्टी इंडिया की खरीद ली और उसको किराए पे चढ़ा दिया। अब उनको किराया आ रहा है इंडियन प्रॉपर्टी से, लेकिन ये जो मिस्टर जोसेफ हैं ये इंडिया के बाहर है भाई, यूएसए में है, और जिसने किराए पे लिया है वो भी यूएसए का ही सिटीजन है, जिसने किराए पे लिया यूएसए का सिटीजन, जिसने किराए पे दिया यूएसए का सिटीजन, वो यूएसए का ही रेजिडेंट है, यूएसए का ही सिटीजन है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में सिचुएटेड है। लेकिन डील कहां हुई, अक्रू अराइज कहां हुआ, अग्रीमेंट कहां हुआ, अग्रीमेंट इंडिया से बाहर हुआ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कहती है अगर जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में डील हो रही है, अगर वो असेट जिसके बारे में डील हो रही है, जिसकी वजह से इनकम अराइज हो रही है, अगर वो इंडिया में है तो मैं ऐसा मान लूंगा कि जो भाई अक्रू अराइज हो रहा है वो भी इंडिया में हो रहा है। चलो टेक्निकली तुम्हें बताता हूं अक्रू अराइज आखिरकार होता क्या है। ठीक है, मैं पहले तुम्हें टेक्निक, सर अक्रू का मतलब है जो इनकम अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई। लक्ष्य बिल्कुल सही जवाब है, उस इनकम को रिसीव करने का राइट बन जाता है अक्रू में, बिल्कुल सही जवाब है लक्ष्य का, लक्ष्य ने बिल्कुल सही बात कही है। और ये राइट पता है कैसे बनता है? कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए राइट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें लिखा जाता है कि हाँ ये इनकम रिसीव करने का राइट आपके पास मिल गया है। बिल्कुल भाई, एसेट क्रिएट हो जाती है, बिल्कुल। अर्न तो इंडिया में हो रही है, इनकम टैक्स लगेगा। सोनम खान ने पहले इनकम टैक्स डिसाइड कर दिया, नालायक सोनम खान। अरे अभी पहले जरा रूल तो पढ़ लो, उसके बाद डिसाइड करेंगे इंडिया में लगेगा या नहीं लगेगा। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो इंडिया में सिचुएटेड है, फिर भले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अग्रीमेंट हुआ, वो इंडिया के बाहर हुआ, उसको हम बोलेंगे भाई डीम टू अक्रू अराइज इंडिया में होगा। कोई भी इनकम जो अगर इंडिया से बाहर भी हो रही है लेकिन उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, मतलब उसका जो भाई वो जो इनकम आ रही है वो इंडिया से आ रही है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स की जो फ्रेंचाइजी है वो इंडिया में आती है, ठीक है, और इंडिया के जो पर्सन है वो बाहर के देश में किसी पर्सन को मैकडॉनल्ड्स इंडिया में रन करने के लिए फ्रेंचाइज फी देता है। अब वो जो फ्रेंचाइज फी दी गई है बाहर के किसी पर्सन को, वो फ्रेंचाइज फीस भाई अक्रू अराइज कहां हो रही है? इंडिया के बाहर अक्रू अराइज हो रही है, क्योंकि अग्रीमेंट भी इंडिया के बाहर बना था। मैं गया था भाई बाहर वो फ्रेंचाइजी इंडिया में लाने के लिए, तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वो बाहर साइन हुआ, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का जो बिजनेस कनेक्शन है, उसका जो बिजनेस से रिलेशनशिप है, वो तो इंडिया में है ना। मैकडॉनल्ड्स का जो फ्रेंचाइजी है मैं यूज कहां कर रहा हूं? मैं इंडिया में यूज कर रहा हूं ना। तो अगर ऐसी कोई भी इनकम है जिसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से होगा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट बाहर हुआ, भले ही राइट टू रिसीव बाहर मिला, इंडिया से बाहर मिला, भले ही दोनों पार्टीज इंडिया के बाहर हैं, लेकिन वो अक्रू अराइज कहां माना जाएगा? इंडिया में माना जाएगा। सिमिलरली कोई भी कैपिटल एसेट जो इंडिया में ट्रांसफर हुआ, उसके रिलेटेड जो इनकम है वो भी इंडिया से अक्रू या अराइज मानी जाएगी। ठीक है, डीम कर लेंगे हम। ठीक है, राइट कहां अराइज हुआ? बाहर अराइज हुआ। सैलरी अर्नड, जो सैलरी अर्न करी है रेस्ट पीरियड की, लीव पीरियड की भी, लीव एनकैशमेंट की सैलरी, ठीक है, फॉर विच द सर्विसेज वर रेंडर्ड इन इंडिया फॉर्म्स पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर सर्विसेज इंडिया में रेंडर करी हैं तो वो सैलरी भी इंडिया में टैक्स होगी। मैं आपको देता हूं एग्जांपल। ठीक है, आपको पता है एम्बेसी क्या होती है? एम्बेसी कभी सुना है? एम्बेसी क्या होती है? जरा चैट बॉक्स में बताओ एम्बेसी क्या होती है। जरा चैट बॉक्स में बताओ एम्बेसी क्या होती है। यश कह रहा है सर आप दूल्हे क्यों बन के आए हो? अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, मुहूर्त होने वाला है शादी का तो पता लग जाएगा। नालायक, सेम क्वेश्चन बार बार। सर आप भी अपनी एक फ्रेंचाइजी बाहर खोल दो। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है हर्ष का। भाई बता दो एम्बेसी क्या होती है? एम्बेसी, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बेसी? व्हाट इज एन एम्बेसी? ना, इट्स नॉट अ फॉरेन ऑफिस दत्तात्रेय, यू आर रॉन्ग। ऑफ फॉरेन ऑफिस नहीं, ऑफिशियल्स, हर कंट्री का एक एम्बेसडर दूसरे कंट्री में होता है। वेरी गुड, सुधांशु का आंसर बिल्कुल ठीक।
ऑफिशियल हु रिप्रेजेंट्स द कंट्री, वेरी गुड आंसर बाय अनुराधा। आंचल चौधरी, बजरंग भाईजान मूवी में सुनी थी अलग अलग कंट्री के ऑफिस इंडिया में होते हैं भाई। ये क्या होती है एम्बेसी? एम्बेसी होती है कि इंडिया के एक एक रिप्रेजेंटेटिव पूरे वर्ल्ड के हर एक देश के अंदर रखे जाते हैं ताकि उनसे लाइजनिंग हो पाए, ताकि उनसे कांटेक्ट हो पाए उन कंट्रीज से। वहां पर हम अपना कोई भाई सुचारू रूप से काम करना चाहते हैं तो वहां पर करना चाहें। इसी तरह बाहर के कंट्रीज के एक एक एम्बेसी इंडिया में होती हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की एम्बेसी इंडिया में होती हैं। और ये सारी एम्बेसी भाई दिल्ली में सिचुएटेड है, राजदूत बोलते हैं इन्हें। सुधांशु ने बिल्कुल सही बात बोली, इसे बोलते हैं एम्बेसडर, ठीक है। तो जो एम्बेसी है उसको जो सैलरी देती है वो तो फॉरेन गवर्नमेंट देती है। तो यूएसए का एम्बेसडर है जो इंडिया में बैठा है, सैलरी कौन दे रही है? यूएसए की गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। अब सैलरी की वजह से वो काम कहां कर रहा है? वो काम तो इंडिया में कर रहा है ना। तो देखो सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, तो सैलरी अर्न बाहर हुई है, ठीक है। वो एम्प्लॉय कहां का है? यूएसए गवर्नमेंट का है। उसे सैलरी मिल कहां रही है? यूएसए में मिल रही है सैलरी, इंडिया में नहीं मिल रही। लेकिन क्योंकि वो सर्विसेज इंडिया में रेंडर कर रहा है फॉर दिस सैलरी, तो अक्रू एंड राइज ये वाली सैलरी कहां होगी? इंडिया में अक्रू एंड राइज होगी ये वाली सैलरी। सो सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, जो सर्विसेज इंडिया में रेंडर हुई हैं उनके लिए जो भाई सैलरी अर्न हो रही है उसे बोलते हैं सैलरी, ठीक है। सो कोई भी सैलरी है जो इंडिया में सर्विसेज देने की वजह से अर्न हुई उसको भी भाई हम इंडियन अक्रू एंड राइज मानेंगे। अक्रू एंड राइज इंडिया में हुआ। फिर एनी सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई सैलरी देती है भाई टू एनी सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। अगर भाई जो सैलरी है वो इंडिया का एम्बेसडर अगर बाहर जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है और जो भाई सर्विसेज दे रहे हैं वो आउटसाइड इंडिया दे रही है, उनको भी इंडिया में ही माना जाएगा कि इंडिया में वो सर्विसेज अक्रू एंड राइज हो रही है, ठीक है। सो वो सर्विसेज इंडिया में अक्रू राइज हो रही है, उनको भी मैं अज्यूम करूंगा कि सैलरी जो है वो इंडिया में अक्रू राइज हो रही है। एनी डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, तो भाई इंडियन कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके शेयर होल्डर्स कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं। तो उनका जो डिविडेंड जो रिलायंस ने बाहर दिया, इंडिया में नहीं दिया, सीधा उनके बैंक अकाउंट में बाहर क्रेडिट किया, उसको भी मैं अज्यूम करूंगा कि वो अक्रू एंड राइज कहां हो रहा है? वो अक्रू एंड राइज इंडिया में ही हो रहा है। देन इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस। एफटीएस कहते हैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो ये भाई अलग अलग पेमेंट्स हैं। तो अगर रॉयल्टी, इंटरेस्ट, एफटीएस पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, वेयर मनी, राइट और प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर बिजनेस प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया। तो अगर इंटरेस्ट पे किया या रॉयल्टी पे करी या एफटीएस पे करा, जो कि भाई अगर हिंदुस्तान के बाहर भी पे करा, ठीक है, लेकिन वो किसी बिजनेस जो इंडिया में बिजनेस कैरी आउट हो रहा है उसके लिए हिंदुस्तान के बाहर अगर रॉयल्टी, एफटीएस, टेक्निकल या इंटरेस्ट कोई पे किया, तो भाई उसका जो अक्रू एंड राइज है वो इंडिया में ही माना जाएगा। अब मैं आपको देता हूँ एक एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल सुनना क्या भाई, मुझको एक बहुत बड़ा अपना सीएमए का एक स्कूल खोलना है, ठीक है। मुझको, हाँ, वो एग्जेम्प्ट होगी या नहीं होगी? अब जैसे आयशा ने देखो एक बात कही, गवर्नमेंट पेइंग सैलरी इज एग्जेम्प्ट फॉर देयर एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया। तो एग्जेम्प्ट होगी नहीं होगी वो बाद की बात है। अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या वो इंडिया में अक्रू मानी जाएगी। पहले तो आप एग्जेम्प्ट से पहले तो देखो ना इंडिया में टैक्सेबल होगी भी या नहीं होगी। तो पहले इंडिया में टैक्सेबल करो फिर एग्जेम्प्ट कर देना, ठीक है। तो पहले तो परव्यू में आएगी नहीं आएगी वो देख रहे हैं, क्या ये सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं होगी, पहले तो वो चीज देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आयशा की बात बिल्कुल ठीक है, बट अभी हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। चलो अब मैं इंडिया में ना एक बहुत बड़ा सीएमए के लिए कॉलेज बनाना चाहता हूं जहां सीएमए के स्टूडेंट्स आए और वहीं पर रहें, गुरुकुल की तरह बनाना चाहता हूं, जहां पर स्टूडेंट्स आए, वहीं पर पढ़ें, वहीं पर रहें, सारे टीचर्स का गाइडेंस उनको वहीं पर मिले और वो भाई टीचर्स के गाइडेंस के अंदर वो पढ़ाई करें। मैं ऐसा एक गुरुकुल बनाना चाहता हूं इंडिया में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लिया लोन, और लोन मैंने इंडिया के बैंक से नहीं लिया, मैंने लिया अमेरिका के बैंक से। वहां मेरे कुछ ताल्लुकात थे और वहां पर मेरे को इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम मिला। तो मैं जो ब्याज पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, वो इंडिया से बाहर पे कर रहा हूं, ठीक है। ब्याज में इंडिया में नहीं पे कर रहा, इंटरेस्ट मैं इंडिया से बाहर पे कर रहा हूं, बैंक ऑफ अमेरिका में मैं ब्याज पे कर रहा हूं। तो अगर मैं ब्याज बैंक ऑफ अमेरिका में पे कर रहा हूं, बाहर इंडिया से पे कर रहा हूं, तो भी वो इंडिया में ही ब्याज अक्रूअराइज माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस है जिसके लिए वो लोन यूज हुआ है दैट इज कैरिड आउट इन इंडिया। वो जो बिजनेस है जिसके लिए वो लोन यूज हुआ है दैट इज कैरिड आउट इन इंडिया, वो इंडिया में कैरी आउट हुआ है वो बिजनेस, ठीक है। सो सर्विसेज यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया, उसको भी भाई मैं इंडिया में अक्रू एंड राइज मानूंगा। सो ये है कुछ सिचुएशन जहां पर अक्रू एंड राइज इंडिया में माना जाता है, ठीक है। सो अब इनकम भाई क्या क्या होगी? इनकम होगी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया,
इनकम अक्रू एंड राइज इन इंडिया, ये दोनों टाइप की इनकम होगी। चलो भाई, तो अब अगला टॉपिक पे आने से पहले, अरे मुहूर्त तो देख लो, ओहो आ गया मुहूर्त आ गया भाई, अरे 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 मुहूर्त क्रॉस भी हो गया, पता ही नहीं चला बातों बातों में। चलो भाई, शादी का वक्त आ गया, आज है सगाई सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा, कुड़ी की तरह ना शर्मा, कुड़ी की तरह ना शर्मा, होए तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा ओ सोनिए। यस, आ गई भाई शादी, अब आ गई शादी, अब हम करेंगे शादी। आओ देखते हैं शादी में क्या होने वाला है। ठीक है, हाँ हम सबको पार्टी करनी है, खूब खाना खुल गया है शादी में लक्ष्य कह रहा है खाना खुल गया है शादी में, बिल्कुल खाना खुल गया है भाई शादी में। चलो शादी कराते हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों की हमें करानी है शादी, दोनों की हमें करानी है शादी। आओ शादी करते, पंडित जी को बुलवाओ, मैं ही पंडित जी यहाँ पंडित जी मैं ही हूं भाई, मैं ही मंत्र पढ़ूंगा, मैं ही सेक्शन बताऊंगा, मैं ही आपको रूल्स बताऊंगा और मैं ही शादी करवाऊंगा। चलो भाई, तो लड़का कौन है? लड़का है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो तीन टाइप के आपने रेजिडेंट देखे भाई, तीन टाइप के आपने रेजिडेंट देखे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, तीन टाइप के आपने रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग रेजिडेंट देखे। लड़की कौन है? लड़की है टैक्सेबल इनकम। आपने इनकम भी दो तीन टाइप की देखी, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और आपने देखा इनकम अक्रूड और डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। तो आपने इनकम भी देखी, तो अलग अलग टाइप की इनकम भी है। ठीक है, अब इस शादी में हमें ये देखना है, शादी देखना कैसे हो रही है। अगर हम रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्सेबल इनकम को दोनों को आपस में मिक्स करें तो हमारा बनता है टैक्स, टैक्स होगा बेबी। तो अगर रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्सेबल इनकम दोनों आपस में मैरिज कर लें, दोनों के आपस में शादी हो जाए, तो बेबी कौन है? बेबी है टैक्स। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो ये देखना है हमें उस टॉपिक में कि ओआर के केस में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, एनओआर के केस में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, एनआर के केस में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। अब हमें ये देखना है। ठीक है, अब हमें दोनों टॉपिक्स को मिलकर पढ़ना है। कौन से दो टॉपिक को मिलकर पढ़ना है? रेजिडेंशियल स्टेटस जो हमने कल की क्लास में और आज की क्लास में किया, और आज की क्लास में हमने टैक्सेबल इनकम के बारे में चर्चा करी, इनकम डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रू और राइज इन इंडिया। अब इन दोनों को हमें मिला के देखना है, क्योंकि इन दोनों का जो मिली भगत है, इन्हीं का जो मिक्सचर है, वो हमारा बेबी प्रोड्यूस करेगा। बेबी का नाम है भाई टैक्स। सर जी साइंस में आ गए इतना जल्दी बेबी हो गया? हाँ जी हाँ, हमारे टैक्स में बेबी बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे ही रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्सेबल इनकम आपस में मिलते हैं तो बेबी इमीडिएटली हो जाता है, हमें 9 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम नहीं रुकते भाई, हमारा इमीडिएटली हो जाता है। ठीक है, सो टैक्स में हमें वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन से टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस को किस टाइप के टैक्सेबल इनकम से मिक्स करा जाए कि टैक्स आ जाए। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इन तीनों के ही केस में कौन सी टैक्सेबल इनकम टैक्स होगी ताकि टैक्स कंप्यूट हो जाए, अब हम ये देखने वाले हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। और ये है वो चार्ट जो आपको बताएगा कि टैक्स का इंपैक्ट क्या होगा, किस किस पे टैक्स का इंपैक्ट क्या क्या होगा, ये वो चार्ट आपको डिटेल में बताएगा। ठीक है, चार्ट देखो, टैक्स इंपैक्ट सेक्शन 5 टैक्स इंपैक्ट है भाई। ठीक है तो देखना, यहां मैंने लिख दिया इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, यहां मैंने लिख दिया इनकम अक्रूड इन इंडिया और डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। बहुत छोटा लिखा है तो इसमें आपको दिखेगा नहीं। चार्ट पीडीएफ में गूगल ड्राइव में या ऐप में आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, वहां से देख लेना। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया और डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। ठीक है, ये होंगे इन टाइप ऑफ इनकम। तो ये तो है हमारी दुल्हन। ठीक है, और दूल्हे कौन है? आरओआर, एनओआर, एनआर। तो किस किस केस में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, हम वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, हम वो देखने जा रहे हैं। तो तैयार हो शादी के लिए? अगर तैयार हो शादी के लिए तो बोलो हाँ। सर ने साइंस को मात दे दी ओआर एंड टैक्सेबल इनकम इज हाई। वेरी गुड, अंकिता ने क्या जबरदस्त बात कही है भाई, अंकिता ने बहुत जबरदस्त बात कही है। ओआर और टैक्सेबल इनकम बहुत हाई हो जाती है जब ओआर ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। वेरी गुड। तो शादी के लिए रेडी हैं क्या? सबसे पहले तो बताओ भाई, शादी क्या भाई आप कपड़े रेडी हैं शादी के? आप कपड़े पहने हुए आप सबने शादी के? ऐसे नहीं होगा, शादी के कपड़े पहन के आने पड़ेंगे। सर ऑनेस्टली एग्जाम में ये सब हैं, याद आता है। हाँ बिल्कुल याद आता है एग्जाम में, ये सब बिल्कुल याद आता है। आज का क्लास कितने बजे तक चलेगा? अरे आज का क्लास तो देखो शादी में कोई लिमिट नहीं होती, हो सकता है कल सुबह तक भी चले।
तो बस ये भूल जाओ आज का क्लास कितने बजे तक चलेगा। शादी में तो लेट होता ही है भाई, आप लोग भी जब शादी में जाते हो बारात कभी टाइम से आती है, कभी 11 बजे से पहले बारात आती है, वरमाला जो होती है 12 बजे होती है। तो इसलिए नहीं, हाँ कोट पहन रहा हूँ, साकिब कह रहा है कोट पहन रहा हूँ, बिल्कुल साकिब कोट पहनना है, और सारी गर्ल्स को लहंगा पहनना है और हैवी सूट पहनने हैं, ठीक है, और ज्वेलरी और मेकअप, ठीक है। चलो भाई आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल देखना, सबसे पहला रूल ये कि अगर इनकम रिसीव हुई इंडिया में या डीम टू रिसीव हुई इंडिया में, या इनकम अक्रू हुई इंडिया में या डीम टू अक्रू हुई इंडिया में, तब इन दोनों ही सिचुएशन में चाहे आप आरओआर हो, चाहे आप एनओआर हो, चाहे आप एनआर हो, हमेशा इनकम टैक्सेबल होगी, ऑलवेज टैक्सेबल। तो इनकम जो इंडिया में रिसीव हो गई या अक्रू हो गई, तब फर्क नहीं पड़ता दूल्हा कौन है, फर्क नहीं पड़ता दूल्हा कौन है, चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉट नॉन रेजिडेंट हो। अगर इंडिया में अक्रू हुई आपकी इनकम, फुली टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को राइट मिल जाएगा आपकी इनकम को टैक्स करने का, सिंपल। अगर इनकम रिसीव हुई इंडिया में या डीम टू रिसीव हुई इंडिया में या अक्रू हुई इंडिया में या डीम टू अक्रू इंडिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, आप आर हो, आप ओ आर हो, आप एनओआर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। तो देखना लिखा हुआ है टी 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 टी, देखो लिखा हुआ है टी 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 पहले वाले पार्ट में। तो रीड करना बताता हूं मैं, रीड करना बताता हूं, देखना जरा। इफ इनकम इज रिसीव्ड और इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, डजंट मैटर वेदर इट अक्रूज और राइज इन इंडिया, भले वो अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया हुई हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर रिसीव हो गई इंडिया में तो तीनों के केस में टैक्सेबल। सिमिलरली अगर इनकम अक्रू और राइज हो गई इंडिया में, फिर फर्क नहीं पड़ता रिसीव कहां हो रही है, रिसीव कहीं भी हो, अगर अक्रू और राइज हो गई इंडिया में तो वो फुली टैक्सेबल होगी इंडिया में, तीनों लोगों के लिए, आरओआर, एनओआर, एनआर, नॉन रेजिडेंट के लिए भी इंडिया में टैक्सेबल होगी वो वाली इनकम। तो टैक्सेबल इनकम अगर रिसीव्ड इन इंडिया या अक्रू एंड राइज इन इंडिया हो गई तो वो भाई इंडिया में टैक्सेबल होगी, चाहे आप ओआर हो, चाहे एनआर हो, चाहे एनओआर हो। पहला रूल समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखो यस। मैंने डिजाइनर चुन्नी लिया, आयशा कह रही है वेरी गुड वेरी गुड। अंकिता डे कह रही है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्सेबल इनकम मीडियम टैक्स, वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड। एनआर एंड टैक्सेबल इनकम लोअर टैक्स, वेरी गुड अंकिता। अंकिता के तीनों जो ऑप्शन है बड़े अच्छे हैं, ठीक है भाई। तो सीधी सी बात, अगर आपकी इनकम रिसीव इन इंडिया हुई या अक्रू एंड राइज इन इंडिया हुई, तो आप तीनों में से कुछ भी हो, आपकी इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। चलो अब चलते हैं अगला। अगला है इनकम इंडिया में रिसीव या डीम टू रिसीव नहीं हुई, इंडिया में अक्रू और राइज नहीं हुई और डीम टू अक्रू और राइज नहीं हुई, ना इंडिया में रिसीव हुई, ना इंडिया में डीम टू रिसीव हुई, ना इंडिया में अक्रू और राइज हुई, ना इंडिया में डीम टू अक्रू और राइज हुई। अगर दोनों ही सिचुएशन में क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है तो आप ये बोलोगे सर इंडिया में तो इनकम आई नहीं, इंडिया में तो इनकम अक्रू नहीं हुई, रिसीव नहीं हुई, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, तो भी जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है उसके केस में वो टैक्सेबल होती है। अगर इंडिया से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है इनकम का कोई वास्ता नहीं है इंडिया से, तो भी रेजिडेंट के केस में अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो इंडिया में टैक्स होगी। तो एक स्टेटमेंट कहा जाता है, स्टेटमेंट को कहीं लिख सको तो लिख लो। स्टेटमेंट ये है, ग्लोबल इनकम ऑफ अ रेजिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया, ग्लोबल इनकम ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। कहीं अगर ये लिख सकते हो तो लिख लो, ग्लोबल इनकम ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया, ग्लोबल इनकम ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। भाई इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू अक्रू एंड राइज इन इंडिया, इनकम चाहे इंडिया में रिसीव हुई नहीं हुई हो, अक्रू और राइज भी इंडिया में ना हुई हो, ठीक है, तो भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में तो भाई वो टैक्सेबल होगी इंडिया में। मतलब अगर आप इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए तो इंडियन गवर्नमेंट के पास राइट है आपकी ग्लोबल इनकम को टैक्स करने का। आपने दुनिया में कहीं भी इनकम कमाई हो, इंडियन गवर्नमेंट के पास राइट आ जाएगा उसको टैक्स करने का, ठीक है। अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो तो नॉन टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल तब ही टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। एनआर तो दिल तोड़ देगा हमारे आईटी एक्ट की, हाँ एनआर तो तोड़ेगा बिल्कुल, ओनली फॉर आरओआर टैक्सेबल, आरओआर के केस में टैक्सेबल, ठीक है। जरा थम्स अप दे देना अगर 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 ये पॉइंट समझ में आया है तो फिर मैं चलूंगा नेक्स्ट पे, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? यस सर, पॉइंट समझ लिख लिया ना। ग्लोबल इनकम ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया, ग्लोबल इनकम ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब देखना भाई, अब एक छोटा सा कैच है, तो इनकम ना अक्रूअराइज हो रही है इंडिया में ना रिसीव हो रही है, ठीक है। लेकिन देखो ये रेड का क्या मतलब है, कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, मतलब ना अक्रूअराइज हुई ना रिसीव हुई, कंडीशन नॉट फुलफिल्ड बट
बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल्ड या सेटअप इन इंडिया, जो बिजनेस प्रोफेशन है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया में ही सेटअप हुआ है। तो इंडिया में इनकम अक्रूअराइज नहीं हो रही, इंडिया में इनकम रिसीव नहीं हो रही, ना रिसीव हो रही है इंडिया में, ना अक्रूअराइज इंडिया में हो रही है। ठीक है, इनकम जो है ना इंडिया में रिसीव हो रही, ना इंडिया में अक्रूअराइज हो रही, लेकिन जो बिजनेस प्रोफेशन है वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है या सेटअप इंडिया के अंदर हुआ है। अब मैं आपको देता हूं एक एग्जांपल, ठीक है, सुनना, बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है भाई। इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, सपोज आइडिया लेते हैं थाईलैंड, ठीक है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है थाईलैंड। थाईलैंड में बन रहा है एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट, जी हाँ, जबरदस्त एयरपोर्ट बन रहा है, हजारों करोड़ों की लागत लगती है एयरपोर्ट बनने के लिए, बहुत एक्सपेंसिव होता है एयरपोर्ट बनाना किसी भी कंट्री में। तो भाई उसका जो भाई कंट्री है थाईलैंड, थाईलैंड गवर्नमेंट ने कहा हम ये जो एयरपोर्ट बनाएंगे ये इंडिया की एक कंपनी है GMR, ठीक है, इंडिया में एक कंपनी है GMR, उससे बनवाएंगे। तो हुआ ये कि GMR एक इंडिया में कंपनी है और थाईलैंड की गवर्नमेंट, दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया, थाई GMR, थाई और GMR का जॉइंट वेंचर, एक नई कंपनी बनाई, ठीक है, और वो जो कंपनी है वो इंडिया में सेटअप करी, एस्टैब्लिश करी, और वो कंपनी थाईलैंड में भाई ये एयरपोर्ट बना रही है। तो पैसा जो अक्रूअराइज हुआ वो थाईलैंड में हुआ, और जो रिसीव हुआ वो भी थाईलैंड में रिसीव हुआ ये पैसा, ठीक है। लेकिन जहां से ये पूरा एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट कंट्रोल हो रहा है या जहां सेटअप हुआ है वो क्या है, वो इंडिया में है ना। तो इंडिया में अक्रू नहीं हो रही, ये जो इनकम है इंडिया में अक्रू नहीं हो रही, बाहर इंडिया में क्या अक्रू हो रही है, ठीक है। और ये जो इनकम है ये भाई रिसीव भी बाहर हो रही है, अगर अक्रू भी बाहर हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है, लेकिन जो बिजनेस सेटअप है, जो प्रोफेशन सेटअप है वो इंडिया में सेटअप हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं, अक्रूअराइज बाहर है लेकिन जो बिजनेस सेटअप है वो इंडिया में है। तो बस एक चेंज कर लेना, इट इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इट इज ऑल्सो टैक्सेबल इन केस ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट के केस में नॉट टैक्सेबल। तो बस जो चेंज करने वाली बात है वो चेंज करने वाली बात भाई यहीं पर आती है, यहीं पर चीज है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है कि भाई इनकम जो है वो अक्रूअराइज अगर इंडिया में नहीं हो रही, रिसीव भी नहीं हो रही, तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल, इनकम अक्रूअराइज नहीं हो रही इंडिया में, रिसीव भी इंडिया में नहीं हो रही, लेकिन जिस बिजनेस के लिए वो भाई आ रही है उसका सेटअप या कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, उस केस में भाई वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के केस में नॉन टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये जरा बात दोनों की समझो। सर 2 मंथ में टैक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा क्या? अरे हाँ, 2 महीने में तो हम 2 बार रिवीजन भी कर लेंगे टैक्सेशन की, क्या बात करो सर। ये सब याद कैसे होगा? नहीं नहीं, याद होगा प्रैक्टिस से, जब क्वेश्चन करोगे ना तो प्रैक्टिस से ये सब चीजें याद हो जाएंगी। पूरा टेबल ना आपकी आंखों के आगे आएगा एग्जाम में बैठोगे ना, पूरा टेबल आपकी आंखों के आगे आ जाएगा। प्रैक्टिस इतने सारे क्वेश्चन की करनी है, ये तरीका है। सर थाईलैंड जाके आए हैं, अभी सब थाईलैंड के ही बता रहे हैं। नालायक, मैं कहां से थाईलैंड जाके आऊंगा? शादी मुबारक हो। ओ कृष्ण नालायक आ गया। अब देखो फालतू की बातें वो क्लास में करने लगेगा, कोई काम की बात नहीं करेगा, फालतू की बातें क्लास में शुरू हो जाएंगी। अब देखना कृष्ण क्या आती। मैं तो शादी में खाना खा रहा था। ओके सर, व्हाट इफ थाई GMR इज नॉट सेटअप इन इंडिया, ओनली GMR इज इन इंडिया? मनीष का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर थाई GMR जो इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली चला रहा है वो इंडिया में सेटअप नहीं है, लेकिन सिर्फ GMR इंडिया में सेटअप नहीं है, तो फिर ये वाली सिचुएशन आएगी ही नहीं, क्योंकि जो एयरपोर्ट बना रहा है वो GMR नहीं बना रहा, वो थाई GMR बना रहा है, वो जॉइंट वेंचर बना रहा है। ठीक है, वो GMR नहीं बना रहा। तो थाई GMR क्योंकि इंडिया में सेटअप नहीं है तो ये कंडीशन आएगी नहीं। आप इस वाली कैटेगरी में फॉल करोगे, आप यहां पर फॉल करोगे, आप यहां पर फॉल ही नहीं करोगे, क्योंकि आपका सेटअप इंडिया में है ही नहीं। अगर थाई GMR इंडिया में नहीं है, और थाई GMR अगर मान लो सेटअप हुआ थाईलैंड में, ठीक है, तो फिर इंडिया की बात ही नहीं आएगी भाई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मनीष का, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो हमने ये सारी कंडीशन देखी। अब एक लास्ट कंडीशन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। लास्ट कंडीशन देखना जरा, लास्ट कंडीशन है कंडीशन नॉट फुलफिल्ड बट सब्सिक्वेंट रेमिटेंस मेड इन इंडिया। अब देखो 2 वर्ड्स हैं, रेमिटेंस और रिसीव्ड। तो जो रिसीव्ड इनकम होती है वो तो इंडिया में टैक्स होती है। देखना यहां पर, देखना तुम्हारे इनकम रिसीव्ड में फुटनोट नंबर 2, ठीक है, इनकम रिसीव्ड में फुटनोट नंबर 2 है। तो देखना जरा, रिसीव्ड इज डिफरेंट फ्रॉम रेमिटेंस। 2 वर्ड हैं, जो 2 अलग अलग वर्ड हैं, जरा दोनों वर्ड को समझना, रिसीव्ड और रेमिटेड, रिसीव्ड और रेमिटेड। तो भाई देखो, मैं यहां इंडिया में रह रहा हूं, ठीक है, सपोज आज के बाद मैं पढ़ाना शुरू कर दूं बाहर जाके, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर बन जाऊं, लेक्चरर बन जाऊं, और मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊं, ठीक है। तो
मैं न्यूयॉर्क जाके फिर वहां पर बैंक अकाउंट भी खोलूंगा, बिल्कुल सर बैंक अकाउंट भी खोलूंगा। अब जब मैं बैंक अकाउंट खोलूंगा तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मेरे न्यूयॉर्क के बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। जी हाँ, और क्योंकि मेरी फैमिली इंडिया में रहती है इसलिए मैं उस सैलरी में से थोड़ा सा पोर्शन इंडिया भेजूंगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या जो पोर्शन मैंने इंडिया में भेजा क्या वो भी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा? जो पोर्शन मैंने इंडिया में भेजा क्या वो भी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा? आंसर इज नो। रिसीव सिर्फ एक बार होता है और मुझे न्यूयॉर्क में रिसीव हो गया है, इनकम रिसीव्ड इन न्यूयॉर्क माना जाएगा। ये इनकम रिसीव्ड इन न्यूयॉर्क है, ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है, ये तो सब्सिक्वेंटली रेमिट हुई है इंडिया में, तो ये रिसीव्ड नहीं मानी जाएगी भाई, ये रिसीव्ड मानी जाएगी न्यूयॉर्क में, ये रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी ये वाली इनकम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। रिसीट इज डिफरेंट फ्रॉम रेमिटेंस। द रिसीट ऑफ इनकम रेफर्स टू फर्स्ट ओकेजन, जहां आपको पहली बार इनकम मिलती है ना वो रिसीव्ड कहलाती है, उसके बाद आप उसे कहीं भी भेज दो रिसीव्ड की कैटेगरी में वो नहीं आती, तो उसे रिसीव्ड नहीं माना जाएगा, वो आउटसाइड इंडिया ही रिसीव्ड मानी जाएगी। तो अब जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है ना वो इसी के सराउंडिंग है। देखना क्या कहता है, कहता है इनकम रिसीव तो नहीं हुई इंडिया में लेकिन सब्सिक्वेंटली रेमिट हुई इंडिया में। इनकम रिसीव तो नहीं हुई इंडिया में लेकिन बाद में इंडिया में वो इनकम आ गई, इंडिया में वो इनकम रेमिट हो गई, तो ये नॉन टैक्सेबल होगी ओआर के लिए, एनओआर के लिए और एनआर के लिए ये इनकम नॉन टैक्सेबल होगी। सब्सिक्वेंट रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है, जो सब्सिक्वेंट रेमिटेंस होती है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती क्योंकि ये इनकम अर्न नहीं हुई, ये इनकम रिसीव नहीं हुई, ये तो सिर्फ भेजी गई है। ठीक है सर, बात समझ में आई? तो भाई ये थी आपकी शादी, ठीक है, शादी के जो मंत्र हैं वो संपूर्ण हुए, 7 फेरे भी हमने ले लिए शादी के, ये थे भाई शादी के 7 फेरे, और ये शादी हो गई। किसकी शादी हो गई भाई? दूल्हे की शादी हो गई। दूल्हा कौन है? रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और इनकम ये है लड़की, ठीक है, लड़की की, लड़के से शादी हो गई, स्वाहा, तो शादी हो गई संपूर्ण, स्वाहा। तो अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे और बार बार इस चार्ट को रेफर करेंगे, ठीक है, इस चार्ट को रेफर करके मैं आपको और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे भाई दोनों भाई शादी जो है वो संपूर्ण होती है, ठीक है। चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका करके देखते हैं, और एग्जाम में भाई इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी वाले एस्पेक्ट का आता है, वो जो हमने पहले क्वेश्चन करे हैं ना उनका नहीं आता, इस वाले एस्पेक्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। आओ स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, राम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स of income, calculate the income which is liable to be taxed in India for assessment year 21-22, assessment year तो कोई भी हो सकता है, assuming that he is an ordinary resident, ठीक है। तो इनकम दी हुई है भाई मिस्टर राम की और अलग अलग उनको बाइफिकेशन में बांटा हुआ है। अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है मतलब ओआर है तो क्या उसकी टैक्सेबल इनकम होगी, अगर वो एनओआर है तो क्या उसकी टैक्सेबल इनकम होगी, और अगर वो एनआर है नॉन रेजिडेंट तो उसकी क्या टैक्सेबल इनकम होगी। तीनों केसेस पे आपको भाई बताना है टैक्सेबल इनकम क्या होगी। ये देखो, नालायक यश संदीप, हनीमून कहां पर है? संदीप, यश संदीप, हाँ से तुम ना अपने पेरेंट्स का मुझे नंबर दो, ठीक है, और वो तुम्हें बखूबी बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे कि हनीमून कहां पे। नालायक। चलो सो आपको बताना है अगर ये पर्सन ओआर है, अगर ये पर्सन एनओआर है और अगर ये पर्सन एनआर है कि ये इनकम कहां पे टैक्सेबल होगी, क्या इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, क्या ये इंडिया में हम इनकम टैक्स स्टेटस पे लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, हमें ये बताना है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो भाई, मैंने ना इसका आंसर भी जो जिस फॉर्मेट में आंसर होना चाहिए ना वो मैंने फॉर्मेट में आंसर यहां पर फॉर्मेट भी आपके लिए बना दिया, आपको सिर्फ फॉर्मेट को भरना है। अरे भाई सुनो, घर पे ना इसको खुद बना के देखना और खुद ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, सैलरी इंडिया में रिसीव हो गई फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके। अच्छा, यूके में पहले एम्प्लॉयर जो था वो यूके में था, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंडिया से बाहर, इंडिया से बाहर भाई ये एम्प्लॉयर था, इंडिया में रिसीव हो गई। ठीक है, ये इंडिया में रिसीव हो गई। ये अगर इंडिया में रिसीव हुई और फॉर्मर एम्प्लॉयर कहां था, एम्प्लॉयर यूके का था, और ये सैलरी इंडिया में रिसीव हुई, ये जो सैलरी इंडिया में रिसीव हुई क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं होगी। 3 केसेस में आपको बताना है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। तो मैं आ जाता हूं वापस अपने चार्ट में। तो क्वेश्चन कह रहा है इनकम रिसीव कहां हुई, रिसीव हुई इंडिया में, और डीम टू अक्रोराइज चाहे कहीं हो, बाहर इंडिया में हो चाहे ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर रिसीव हो गई इंडिया में तो तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगी, ओआर, एनओआर, एनआर, तीनों केस में ये फुली टैक्सेबल हो जाएगी ये वाली इनकम। ठीक है, अमाउंट बता दो जरा, अमाउंट कितना है? अमाउंट है भाई 1,40,000 रुपीज। तो देखो मैं आंसर में क्या लिख रहा हूं,
1,40,000 रुपीज, 1,40,000 रुपीज, 1,40,000, तो तीनों केस में टैक्सेबल होगी। 1,40,000 रुपीज टैक्सेबल इन ऑल थ्री केसेस, तीनों ही केसेस में 1,40,000 रुपीज टैक्सेबल होगी। ठीक है सर, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल। नेपाल में भाई टी बिजनेस है, मतलब इनकम अक्रूअराइज कहां हो रही है? नेपाल में। और रिसीव कहां हो रही होगी? नेपाल में रिसीव हो रही होगी कि टी बिजनेस नेपाल में, तो ऑब्वियसली जो पैसे आ रहा होगा वो भी नेपाल में आ रहा होगा, इंडिया में तो आ नहीं सकता। तो अक्रूअराइज कहां हो रही है? नेपाल में। रिसीव कहां हो रही है? नेपाल में। लेकिन बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। तो अक्रूअराइज कहां हो रही है? नेपाल से। रिसीव कहां हो रही है? नेपाल में। ठीक है, लेकिन ये बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। अगर ये बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो हमारी कौन सी वाली कैटेगरी में आता है भाई ये? अरे ये वाली कैटेगरी में आता है भाई, टेबल देखो, टेबल ये वाली कैटेगरी में आता है। देखो जरा कौन सी वाली कैटेगरी में आता है? थर्ड कैटेगरी में आता है, फोर्थ कैटेगरी में आता है भाई हमारे। क्या? कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, मतलब इनकम डीम टू अराइज इंडिया में नहीं हो रही, रिसीव इंडिया में नहीं हो रही, बट कंट्रोल्ड इन इंडिया। ये जो इनकम है वो इंडिया से कंट्रोल हो रही है। तो दो केसेस में टैक्सेबल होगी, एक केस में नॉन टैक्सेबल होगी। फोर्थ केस में ये वाला हमारा केस फॉल करता है। फोर्थ केस में हमारा ये केस फॉल करता है। ठीक है सर, 10,000 रुपीज की इनकम है। ₹10,000 की इनकम, सॉरी, नील, 10,000 रुपीज की इनकम है। चलें आगे, चलिए सर। नेक्स्ट इनकम क्या है? नेक्स्ट इनकम है इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा। तो भाई एक हमने डिपॉजिट कराया है, डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट है ना। डिपॉजिट का क्या मतलब है? कंपनी डिपॉजिट मतलब वही फिक्स डिपॉजिट, जैसे हम बैंक जाते हैं और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे होते हैं और हम डिपॉजिट करा देते हैं ना, और उस पर ना हमें ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट इनकम मिल रही है। अच्छा, 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, इसमें से जो 1/3 इंटरेस्ट है ना वो इंडिया में रिसीव्ड हुआ है। इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो गया? जो 2/3 इंटरेस्ट है ना वो रिसीव हुआ होगा जरूर कनाडा में। इसका ऑब्वियस मतलब क्या है? इसका ऑब्वियस मतलब क्या है? जो 2/3 है वो जरूर रिसीव हो रहा होगा कनाडा में। चलो अब तुम लोग मुझे जरा ये चीज बता दो, रिसीव्ड की तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अरे रुको रुको, ट्रीटमेंट से पहले रुको 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 भाई रुको, ट्रीटमेंट से पहले रुक जाओ जरा। तो मुझे सबसे पहले ये बता दो, ये इनकम अक्रू एंड अराइज कहां हो रही है? मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, ये वाली इनकम अक्रू एंड अराइज कहां हो रही है? कनाडा में या इंडिया में? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है। तो सब आंसर देने में लग गए फाइनल। अरे भाई आंसर मत दो, पहले बताओ अक्रू एंड अराइज ये वाली इनकम कहां हो रही है? बिल्कुल सही जवाब, आयशा का, फरीन का, आंचल का, रोहित शर्मा का, श्रेया सिंह का, अवीशा का। क्रिश कोई जवाब नहीं देता, क्रिश सिर्फ फालतू की बात करेगा, क्रिश ने जवाब कोई नहीं दिया, नालायक। कनाडा में हो रही है, वेरी गुड वेरी गुड। ये अक्रू एंड अराइज कहां हो रही है? कनाडा में हो रही है, वेरी गुड, क्योंकि हिंदुस्तान से इसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। फिक्स डिपॉजिट बनी कनाडा में है और फिक्स डिपॉजिट जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी कनाडा में मिल रहा है, तो अक्रू एंड अराइज कनाडा में हो रही है। ठीक है, अब ये रिसीव कहां हो रही है बताना, रिसीव कहां हो रही है? 1/3 रिसीव हो रही है इंडिया में और 2/3 रिसीव हो रही है कनाडा में। ठीक है, तो जो 1/3 रिसीव हो रही है इंडिया में उसका ट्रीटमेंट अलग होगा और 2/3 का अलग होगा। तो जो 1/3 रिसीव हो रही है कनाडा में, क्या वो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगी? जो 1/3 रिसीव हो रही है कनाडा में, क्या वो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगी? हाँ जी हाँ सर। तो क्या वो टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में 1/3 तीनों ही सिचुएशन में? जी हाँ सर, फर्स्ट वाले कॉलम में आप बिलोंग करोगे, आप इस वाले टेबल में इस वाले पार्ट में बिलोंग करोगे, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। तो जो 1/3 है, 1/3 है वो रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगी, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में और नॉन रेजिडेंट के केस में वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी 1/3। सो इसका दो पोर्शन हम डिवाइड कर देंगे, 10,000 अलग रखेंगे, 20,000 हम अलग रखेंगे, 10,000 अलग रखेंगे, 20,000 हम अलग रखेंगे। ठीक है, सो जो 10,000 है जो रिसीव्ड इन इंडिया है वो क्या होगी भाई? वो तीनों केसेस में टैक्स हो जाएगी। तो देखना 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, 10,000 taxable in all three cases because it is received in India. इंडिया में रिसीव हुई है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में, 10,000 रुपीज टैक्सेबल इन इंडिया। अब दूसरी बात आती है 2/3 जो 20,000 रुपीज है। ठीक है, जो 2/3 है
20,000 रुपीज, वो रिसीव कहां हुई है? वो रिसीव हुई है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया से बाहर रिसीव हुई है, अक्रू एंड राइज भी बाहर है, तो सिर्फ और सिर्फ एक केस में टैक्सेबल होगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में ग्लोबल इनकम टैक्स टैक्सेबल होती है, बाकी दोनों निल निल। बताओ ये ट्रीटमेंट समझ में आया? पेचीदा है भाई, पेचीदा है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, पेचीदा है, मैं खुद अग्री करता हूं। ये टॉपिक इतना इजी टॉपिक नहीं है कि जी सर हो गया ऐसे ही हो गया, इजी नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूं, लेकिन एग्जाम में यही आता है, 8 मार्क्स 7 मार्क्स का यही क्वेश्चन आता है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना भाई, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, यस ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, मैं तुमको एक चेंज दे रहा हूं, ठीक है, चेंज। ये जो 2/3 है ना, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इसमें अगर क्वेश्चन में दिया होता, लिखना मत, अरे पीडीएफ में कहीं लिख मत लेना जो मैंने लिखा है, कंफ्यूज हो जाओगे। पीडीएफ में लिखना नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, सिर्फ पढ़ना है, मुझे जवाब देना है, ठीक है, पीडीएफ में लिखना मत। सब्सिक्वेंटली सेंट टू इंडिया, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि 20,000 रुपए रिसीव हुए आउटसाइड इंडिया रिसीव हो गए थे, लेकिन सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में उन्हें इंडिया भेज दिया गया, तो आपका जो ये ट्रीटमेंट है 2,000 20,000 निल निल, ये सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? ये सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा? ये सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? मेरा क्वेश्चन ये है, अगर एग्जामिनर कह देता, अगर क्वेश्चन बनाने वाला कह देता 2/3 रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट सब्सिक्वेंटली सेंट टू इंडिया, सब्सिक्वेंटली उसे इंडिया हमने सेंड कर दिया था, अगर ये भी लिखा होता तो आपका आंसर सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? अरे आपको लिखना है सेम या चेंज, ये क्या लिख रहे हो, निल निल निल, रेमिटेंस रेमिटेंस, ये सब मत लिखो, आपको सिर्फ लिखना है सेम या चेंज। मनीष कह रहा है इट विल फॉल अंडर निल निल निल, अरे भाई सेम या चेंज, आपका आंसर सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सब्सिक्वेंटली जो इनकम है वो इंडिया में रेमिट भी हुई, तो आंसर सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? अरे भाई आपका आंसर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में दो चीजें हुई, देखना उस केस में दो चीजें हुई। सेम क्यों रहेगा, मैं ध्यान से सुनो, समझा रहा हूं सेम क्यों रहेगा। दो चीजें हुई, एक इनकम आउटसाइड इंडिया अराइज हुई, ठीक है, इनकम आउटसाइड इंडिया अराइज हुई, और इनकम जब आउटसाइड इंडिया अराइज होती है तो भाई ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में तो वो टैक्सेबल होती है ना। अगर इंडिया आउटसाइड इंडिया के बाहर अराइज हुई तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में तो टैक्सेबल होती है, तो 20,000 तो आपका टैक्सेबल रहेगा ही रहेगा। सब्सिक्वेंटली अगर वो इंडिया में रेमिट हो भी गई तो भी उससे आगे के आंसर में आपके कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनकम दो चीजें हो रही हैं, एक इनकम अराइज हो रही है, मतलब इंडिया में वो पैदा हो रही है, ठीक है, इंडिया में जब वो इनकम पैदा हुई, एक इनकम अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया, तो जब वो इनकम पैदा हुई तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसी साल में वो रेमिट भी हो गई, इंडिया में आ भी गई, तो भी भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर कोई चेंज नहीं होगा, आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, 20,000 निल निल, कोई चेंज नहीं होगा, आंसर विल रिमेन द सेम, आंसर विल रिमेन द सेम। दोबारा सुनो भाई, फरवरी 2025 में इनकम अर्न हुई, मार्च 2025 में आपने इस इनकम को इंडिया में भेज दिया, ठीक है। फरवरी 2025 में इनकम अर्न हुई, मार्च 2025 में आपने इनकम को इंडिया भेज दिया, ठीक है। अब रेमिटेंस के वक्त आपके कोई टैक्सेबिलिटी नहीं अराइज होगी। जब आप रेमिट करोगे मार्च 2025 में तो आपकी कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। बट जब ये इनकम अर्न हुई, जब ये फरवरी 2025 में ये इनकम अर्न हुई, तब भाई ये टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। तो आप 20,000 रुपीज की टैक्सेबिलिटी इंडिया में लगाओगे, क्योंकि इनकम जब अर्न हुई तब वो टैक्सेबल थी। और जो आपका भाई पूरा टैक्सेबल इनकम बनती है तो पूरे साल की बनती है ना, उसमें फरवरी भी इंक्लूड होगा, मार्च भी इंक्लूड होगा, दोनों इंक्लूड होंगे। तो इनकम जो अर्न हुई वो 20,000 इनकम अर्न हुई, जो रेमिट हुई इंडिया में उसका नो टैक्स इंपैक्ट, उसका कोई टैक्स इंपैक्ट नहीं होगा। तो जो इनकम इंडिया से बाहर अर्न हुई उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में आएगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में निल निल, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। हाँ, अब जरा देखते हैं कि चेंज कैसे आएगा। चेंज सुनना, चेंज ऐसे आएगा,
कि अगर इनकम फरवरी 2025 में अर्न हुई और अप्रैल 2025 में ये इनकम रेमिट हुई, ठीक है, अगर ये अप्रैल 2025 में रेमिट हुई तो ये साल चेंज हो गया ना, साल चेंज हो गया, तो जो टैक्सेबिलिटी अराइज होगी वो 2025 में होगी अर्न के बेसिस में। यहां पर टैक्सेबिलिटी कोई अराइज नहीं होगी, यहां पर जो टैक्सेबल इनकम है वो आपकी जीरो आएगी। तो अगर अप्रैल 2025 में आपकी इनकम रेमिट हुई है तो अप्रैल 2025 में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, अप्रैल 2025 में आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो जीरो होगी, ठीक है। अरे वो तो 6:30 होता है नालायक, 5:30 थोड़ी होता है, 6:30, 6:30 होता है। चलो कोई बात नहीं, छोटा सा ब्रेक ले लेना, ब्रेक लेके वापस आ जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल्ड फ्रॉम यूके। तो एक बिजनेस है जो मुंबई में है, ठीक है, बिजनेस मुंबई में एस्टैब्लिश है, लेकिन वो कंट्रोल कहां हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है यूके में, इंडिया से बाहर वो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वो बिजनेस एस्टैब्लिश्ड कहां है? वो एस्टैब्लिश्ड है मुंबई में। तो क्या अगर वो मुंबई में एस्टैब्लिश्ड है तो क्या इनकम अराइज अक्रू इंडिया में हो रही है? जी हाँ सर, इस केस में तो अगर मुंबई में बिजनेस एस्टैब्लिश है तो वो अराइज अक्रू इंडिया में ही हो रही है, तो वो टैक्सेबल है ऑल 3 केसेस में, तीनों केसेस में वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, तीनों केसेस में वो टैक्सेबल हो जाएगा। 1 लाख रुपीज का इनकम है जो तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा, तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023 फ्रॉम बिजनेस इन टोक्यो रेमिटेड टू इंडिया। ओहो, पिछले साल का कोई इनकम थी, पिछले साल के बिजनेस की कोई इनकम थी, वो रेमिट हो रही है इंडिया में, मतलब वो भेजी जा रही है इंडिया में। तो यहां पर अर्न का कोई सवाल नहीं है भाई, अर्न कुछ भी नहीं हो रही, वो सिर्फ भेजी जा रही है इंडिया में। तो बता देना जरा, क्या ये टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? अर्न कुछ भी नहीं हो रहा इस साल में। अर्न कब हुई थी? 2002-3 में अर्न हुई थी, पुरानी थी। ये तो अभी सिर्फ भेजी जा रही है इंडिया में। क्या ये टैक्सेबल होगी किसी भी केस में? नहीं सर, नहीं होगी। प्योर रेमिटेंस है भाई, प्योर रेमिटेंस है, प्योर रेमिटेंस, नॉट टैक्सेबल इन ऑल द 3 केसेस। वेरी गुड। इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया की प्रॉपर्टी है, इनकम इंडिया की प्रॉपर्टी से है, बट रिसीव्ड इन यूएसए। प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो क्या डीम टू अक्रू एंड अराइज हो गया? अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो क्या डीम टू अक्रू अराइज हो गया? बिल्कुल सर, डीम टू अक्रू अराइज हो गया। और अगर डीम टू अक्रू अराइज हो गया तो क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगी? फुल्ली, बिल्कुल भाई। 45,000 टैक्सेबल इन इंडिया, 45,000 तीनों ही केस में, क्योंकि डीम टू अक्रू अराइज अगर इंडिया में हो गया तो फुली टैक्सेबल इंडिया में हो जाता है। 45,000 टैक्सेबल इन इंडिया। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, लंदन में प्रॉपर्टी है बट रिसीव कहां हुई? इनकम दिल्ली में रिसीव हुई। प्रॉपर्टी लंदन में है, रिसीव कहां हुई? इंडिया में रिसीव हुई। अगर इंडिया में रिसीव हो गई, तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल इन ऑल 3 केसेस। अमाउंट बता दो क्या है? 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन कनाडा। अच्छा जी, इनकम है लंदन में, प्रॉपर्टी है लंदन में और रिसीव हुई है कनाडा में। बता दो कहां टैक्सेबल होगा? भाई प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है, रिसीव भी इंडिया में नहीं हुई। प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है, रिसीव भी भाई इंडिया में नहीं हुई। सिर्फ ओआर के केस में टैक्सेबल होगा। वेरी गुड, ओआर के केस में टैक्सेबल होगा। अमाउंट बताना कितना है? 2,50,000। भाई अनिकेत का एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है अनिकेत का। अनिकेत का देखना सवाल क्या है। अनिकेत का सवाल है, सर ये जब रेमिट हुआ इंडिया में तो आपने लिख दिया निल निल निल, है ना? जब रेमिट हुआ इंडिया में आपने लिख दिया निल निल निल, लेकिन यहां आपने बोला जब रेमिट हुआ इंडिया में तो आपने यहां कर दिया टैक्सेबल। तो अनिकेत का सवाल है, जब यहां बोला रेमिटेड टू इंडिया तो यहां लिख दिया निल निल निल, और यहां जब बोला रेमिटेड टू इंडिया, सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया, जब आपने एडिशनल लिखा तो भी तो लिखा 20,000 निल निल। तो सर इन दोनों में क्या फर्क है? तो अनिकेत पूछ रहा है ए और बी में क्या फर्क है, ये अनिकेत क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको मैं टेकअप करना चाहता हूं। सुनना भाई, इस केस में 2/3 इनकम रिसीव हुई आउटसाइड इंडिया और वो उसी साल, सुनो ध्यान से, उसी साल इंडिया भेजी गई। 2/3 रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, रिसीव हुई इंडिया के बाहर, और वो उसी साल इनकम इंडिया में भेजी गई, ठीक है?
तो हमने जो टैक्सेबिलिटी निकाली ना, वो जो अर्न हुई, क्योंकि रिसीव होने से पहले वो उसी साल में अर्न भी तो हुई, तो हमने वहां जो अर्न हुई ना, ये 20,000 जो यहां लिखा है वो अर्न का लिखा है। और अब जरा यहां देखो, यहां पर अर्न किस ईयर में हुई? 2002-3 में अर्न हुई। तो इंडिया में टैक्सेबल कब हुई होगी? 2002-3 में यहां पर इंडिया में टैक्स हुई होगी। अरे भाई ये भेजी अभी गई है, लेकिन अर्न कब हुई? 2002-3 में हुई। और यहां पर अर्न कब हुई? इसी साल हुई। भेजी कब गई? इसी साल भेजी गई। तो क्योंकि अर्न इसी साल हुई, इसलिए हमने यहां पर अर्न के वक्त ओआर पे लिख दिया था टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन यहां अर्न कब हुई? 2002-3 में अर्न हुई, और इस साल तो सिर्फ भेजी गई है, अर्न इस साल नहीं हुई है, इसलिए हमने यहां पर नील रखा और 20,000 हमने नहीं लिखा। दैट इज वाई इन दोनों में डिफरेंस है। यहां पर अर्न भी इसी साल हुई, भेजी भी इसी साल गई, तो हमने अर्न का टैक्सेबिलिटी यहां पर लिख दी। यहां अर्न तो पहले हो गई थी, बहुत पहले हो गई थी, तो उस साल में अर्न के समय हमने टैक्सेबिलिटी ओआर की लिख दी होगी। इस साल अर्न नहीं हुई, इस साल सिर्फ रेमिट हुई है इंडिया में, इस साल सिर्फ भेजी गई है इंडिया में। अगर सिर्फ भेजी जाती है इंडिया में, तो हम तीनों के तीनों कॉलम्स में लिखते हैं निल निल निल। प्रसाद कह रहा है ओल्ड है ना, वेरी गुड, पास प्रॉफिट है ना, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी वेरी गुड। अनिकेत बताओ, बात समझ में आई? बात समझ में आई? यहां पर क्यों हमने 20,000 यहां पर लिखा और यहां निल 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 लिखा? ठीक है, तो आपको दोनों चीजें देखनी है, अर्न कब हुई और रिसीव कब हुई। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जामिया, तो इनकम है बिजनेस इन जामिया बट कंट्रोल फ्रॉम टर्की, तो इंडियन भाई इनकम है जामिया में और कंट्रोल भी बाहर से हो रही है, अक्रू राइज भी बाहर से हो रही है और कंट्रोल भी बाहर से हो रही है, दोनों चीजें बाहर से हो रही हैं। तो बता दो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? 10,000 रुपीज की इनकम है, बता दो क्या ट्रीटमेंट होगा? 10,000 रुपीज की इनकम है। यस, ओनली ओआर के केस में टैक्सेबल होगा, क्योंकि ओआर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। वेरी गुड आंसर, वेरी वेरी गुड आंसर। चलो अब टोटल खुद कर लोगे भाई इनकम का? हाँ जी हाँ सर, टोटल खुद कर लेंगे, टोटल खुद कर लेना भाई इनकम का। हाँ जी हाँ सर, टोटल खुद कर लेंगे। चलो भाई एक धमाकेदार क्वेश्चन और कराते हैं और फिर इस टॉपिक को एंड करते हैं। ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया, आज की शादी कंक्लूड हो गई। एक छोटा सा क्वेश्चन और उसके बाद आज का टॉपिक हमारा फिनिश हो गया, रेजिडेंशियल चैप्टर फिनिश हो गया। छोटा सा ही था भाई, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इन्हीं को ढंग से कर लो। मैंने इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं भाई, ठीक है, ये देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए इनको बहुत अच्छे से कर लेना, आपका पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस तैयार हो जाएगा। और जो अभी हमने ट्रेंड देखा है ना, जैसे मैंने अभी देखो जून 24 का यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला है, ये जून 24 का क्वेश्चन है, देखना इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो रेडी, स्टार्ट करें अपना अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 5। अगर रेडी हो तो बोलो यस। लेकिन अरे चक्कर से आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कुछ वीकनेस सी फील हो रही है। उफ, बड़ा थकान थकान सी लग रही है। ऐसा क्या, गर्मी हो गई क्या? दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई क्या? ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा गर्मी सी हो गई, कुछ थकान सी लग रही है। उफ, पता नहीं क्या हो रहा है ये। कोई अगर ऐसा लग रहा है इससे एनर्जी की कमी है, पेट्रोल की कमी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेट्रोल पिलाए ना, तो पेट्रोल से एनर्जी। अरे वाह, ये आ गई मेरी एनर्जी। सब स्टूडेंट्स ने मुझे एनर्जी दे दी थम्स अप भेज के, और मेरी एनर्जी आ गई है वापस। हम हो गए हैं एकदम शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। अगला क्वेश्चन करने के लिए हो गए हैं एकदम रेडी। परफेक्ट परफेक्ट, आओ स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5। विजय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन चेन्नई। तो विजय है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बोर्न एंड ब्रॉट अप है चेन्नई में। चेन्नई में ये भाई पैदा हुआ और ब्रॉटअप भी हुआ चेन्नई में। लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन 20 अगस्त 2019 टू कंट्री एक्स। तो जो विजय है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहां चला गया? 29 अगस्त 2019 को चला गया कंट्री एक्स में, किसी कंट्री में। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 5 जून 2023। 5 जून को भैया इंडिया वापस आ गया एंड ज्वाइन एबीसी लिमिटेड एज सीईओ। वो सीईओ बन गया एबीसी लिमिटेड का जून 2023 में। ही हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। हम 23-24 की भाई उसकी इनकम देखने जा रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से जो इसकी इनकम आई 9 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, बैंक फिक्स डिपॉजिट जो इंडिया में है उससे उसकी इंटरेस्ट का इनकम आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इन कंट्री एक्स में जो बैंक डिपॉजिट है उसका इनकम आ रहा है। इनकम फ्रॉम रबर एस्टेट इन श्रीलंका, उसका रबर एस्टेट भाई वो मालिक है रबर एस्टेट का श्रीलंका में, उससे इनकम आई है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मलेशिया, मलेशिया में उसकी इनकम है जहां से उसकी इनकम आई है। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम कंपनी इन दुबई, दुबई में भाई कोई कंपनी है जिसकी रॉयल्टी इनकम आ रही है 1,20,000 रुपए। अज्यूम दैट इनकम्स गिवन अबव हैव बीन कंप्यूटेड विद द एलिजिबल डिडक्शंस। तो जो इनकम है उसमें ऑलरेडी डिडक्शन माइनस हुई नहीं है। इग्नोर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आपको 115 BAC इग्नोर करना है। एक आपको रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है कि भाई विजय का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो OR है, NOR है या
NR है, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एंड कंप्यूट हिज टोटल इनकम, आपको उसकी टोटल इनकम कंप्यूट करके लानी है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करो और कंप्यूट करो टोटल इनकम, ठीक है। तो सबसे पहले 61A के तहत देखते हैं भाई ये पर्सन क्या 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है या 182 डेज से कम इंडिया में है, ये चीज देखने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में कब वो आया, वो जून 2023 में इंडिया में आया, ठीक है। प्रीवियस ईयर 23-24 में वो कितने दिन इंडिया में रहा, जरा ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जून में होते हैं 30 डेज, 30 - 4 तो 26 डेज तो जून के हो गए, प्लस जुलाई, हाँ पूरा ईयर का जरा ऐड कर लो, ऐड कर लो जरा पूरे ईयर का, देखते हैं कितने दिन वो इंडिया में रहा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पक्का 182 डेज से ज्यादा इंडिया में ये रहा है। वाह भाई वाह, अरे भाई बहुत सारे दिन इंडिया में रहा है। सो मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा है। तो रोहित शर्मा ने आंसर निकाल दिया, रोहित शर्मा के लिए जरा क्लैपिंग हो जाए भाई। रोहित शर्मा ने आंसर निकाल दिया। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कैसे पता लगा, सॉरी रेजिडेंट है, सबसे पहली बात आती है रेजिडेंट है। रेजिडेंट हमें कैसे पता लगा, रेजिडेंट पता लगा सर 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है। तो अगर ये पर्सन 182 डेज से ज्यादा इंडिया में होता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सॉरी रेजिडेंट है इंडिया का, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी ये नहीं पता लगा, रेजिडेंट है इंडिया का क्योंकि 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है, तो ये हो गया। अब हमें पता लगाना है कि क्या ये पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। सेक्शन बता दो, कौन से सेक्शन के तहत हम लोग ये चीज पता लगाते हैं, ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, किस सेक्शन के तहत हम लोग पता लगाते हैं। तो दो कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करोगे, तो अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। सेक्शन 66 वेरी गुड, रोहित शर्मा, राहुल, रानूपाल, सिमरन गुप्ता, निरंजन वेरी गुड। सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स में इसको रेजिडेंट होना पड़ेगा एंड पिछले 729 दिन में 7 साल में से 729 दिन उसे इंडिया में रहना पड़ेगा। अगर ये दो कंडीशन उससे सेटिस्फाई कर दी तो फिर वो बन जाएगा भाई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। तो अब देखते हैं वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। इन दोनों सिचुएशंस को फुलफिल करने के बाद ये चीज आओ देखते हैं ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, तो भाई आ जाओ एक बार चार्ट में भी दोबारा खोल के ये वाली कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। हाँ चार्ट कहाँ गया हमारा, 66 वाला, ये रहा सर 66 वाला चार्ट। ठीक है, ये रहा। अच्छा एक करता वाला है, कोई बात नहीं, 66 तो कंडीशन तो सेम ही है। तो कौन सी दो कंडीशन है, ही शुड बी रेजिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, वो कम से कम 2 साल, मिनिमम 2 साल पिछले 10 साल में से रेजिडेंट होना चाहिए, और वो 729 दिन से ज्यादा, लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में 729 से ज्यादा वो इंडिया में रहना चाहिए। तो अब भाई क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है ना, सुनना जरा, इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है कि वो 2019 अगस्त 2019 में वो बाहर की कंट्री में गया था। ठीक है, अगर अगस्त 2019 में वो बाहर की कंट्री में गया था तो देखो हमारा कौन सा ईयर है, हमारा ईयर है 23-24। ठीक है, इसके पहले के 10 साल देखने हैं भाई, इसके पहले के 10 साल देखने हैं।
तो इसके पहले के 10 साल कौन से हुए? इसके पहले के 10 साल हुए 2022, 23, 21, 22, 2021, 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 साल और चाहिए, 15, 16, 14, 15, 13, 14। तो इससे पहले के 10 साल को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। इससे पहले के जो 10 साल हैं उसमें देखो, पहले के 10 साल में से मैक्सिमम ईयर्स में तो ये रेजिडेंट ही था भाई, ठीक है। तो 2 साल से ज्यादा क्या ये रेजिडेंट है? बिल्कुल सर 2 साल से ज्यादा ये रेजिडेंट है। क्या ये 2 साल से ज्यादा रेजिडेंट है? बिल्कुल सर ये 2 साल से ज्यादा रेजिडेंट है। पिछले 10 साल में से 2 साल से ज्यादा ये रेजिडेंट है। जी हाँ, मैंने 10 साल लिखे और देख लिया कि ये रेजिडेंट किस किस ईयर में, क्योंकि गया ही 2019 में। अगर गया 2019 में, उससे पहले तो ये इंडिया में ही रह रहा था, मतलब तो ये रेजिडेंट हुआ पिछले 10 साल में से 2 साल से ज्यादा में ये रेजिडेंट हुआ, ठीक है। तो पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन है 729 दिन पिछले 7 साल में वो इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। पिछले 7 साल काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहां तक क्या वो 729 दिन से ज्यादा इंडिया में था? आओ देख लेते हैं भाई। 17, 18 और 16, 17, इन दोनों में तो वो पूरा इंडिया में था। 365 प्लस 365, इन्हीं दोनों ईयर में, जब वो पूरा इंडिया में था, इन्हीं दोनों ईयर में मिला के 730 हो गया, 729 से ज्यादा हो गया। और कुछ तो वो इस ईयर में भी इंडिया में था, कुछ तो वो भाई 1920 में भी इंडिया, 1819 में भी इंडिया में था। तो ये भी 730 से ऊपर इंडिया में था। पिछले 7 साल में 729 दिन इंडिया में था। यस सर, पिछले 7 साल में वो 729 दिन इंडिया में था। ये दोनों क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई हो गई। तो ये क्या बन गया? ये बन गया भाई ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये क्या बन गया? ये बन गया ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बिल्कुल ROR हो गया कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। लक्ष्य, धीरज, सुरभि ने आंसर बिल्कुल सही दिया, ROR, ठीक है, ROR। यश संदीप कह रहा है सर एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, वो मेथड बता दीजिए। मेथड तो यही है, प्रेजेंटेशन फर्क है। वो प्रेजेंटेशन भाई मैंने यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दिया हुआ है, वो प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली रखना, ठीक है। ये जैसे यहां पर प्रेजेंटेशन हुई हुई है ना, यहां पर हम ऐसे पूरा लिखते हैं प्रॉपर। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 MW एन इंडियन सिटीजन वाज इन इंडिया फॉर 175 डेज, ब्रैकेट में आप नंबर ऑफ डेज लिखते हो। सो ही डज नॉट सैटिस्फाई बेसिक कंडीशन अंडर 1 सिंस ही इज इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेकंड कंडीशन इज नॉट। तो इस तरह लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है। ये डिटेल आपको इस तरह लिखनी पड़ेगी। फॉर्मेट मतलब आपको ये वाला रखना पड़ेगा। आंसर आपका यही होगा, एनालिसिस आपका इसी तरह होगा जिस तरह मैं क्लास में करा रहा हूं, ठीक है। तो ये बन गया ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब बताओ जरा इनकम कैलकुलेट कर दोगे? ROR बन गया? हाँ जी हाँ, ROR बन गया। अब बस इनकम कैलकुलेट कर दोगे? बिल्कुल सर, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड। क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगी? सर ROR की तो सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है एक्सेप्ट फॉर रेमिटेंस। अगर रेमिटेंस नहीं होगी तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, बाकी सर सारी की सारी इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो बस आप सारी इनकम को बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा 50,000। $4,50,000। सारी इनकम, सारी की सारी इनकम एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होती है, फुली टैक्सेबल होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो मैंने सारी की सारी इनकम को टैक्सेबल लिख दिया। अब टोटल आप खुद कर लोगे? हाँ जी हाँ सर, टोटल हम खुद कर लेंगे। टोटल भाई बस खुद कर लेना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था जून 24 का, एंड एज फार एज आई रिमेंबर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। और देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। ROR एक बार आ गया तो सारी भाई कंडीशन, आपको सारी इनकम टैक्सेबल हो जाती है, ठीक है। 17,50,000। अच्छा, तो आपका इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और जी हाँ, मैंडेटरी है, रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर से आता है क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ में आई? तो जी हाँ, यहां हमारा फिनिश होता है रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर। कल की क्लास आज की क्लास दोनों मिला के अगर आप देखोगे और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप ढंग से करोगे तो आई एम वेरी श्योर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप आंसर ना कर पाओ। ऑल द क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी easy for you, will be very very फ्लुएंट for you. So yes,
शादी हुई खत्म, मिठाई का डिब्बा जरूर लेके जाना भाई, ठीक है। मिठाई का डिब्बा जब आप जाओगे इस क्लास से तो मिठाई का डिब्बा आपको मिलेगा। तो हमारे भाई हमारे बनियों में कहा जाता है भाजी का डिब्बा, है ना। तो भाजी का डिब्बा आपको मिलेगा, वो आप जरूर लेके जाना, मिठाई का डिब्बा। और हमारी शादी में आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। हम लोग कल मिलेंगे अपने अगले चैप्टर के बाद। होमवर्क दे दो, अरे होमवर्क दे तो दिया, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये देखो, ये है भाई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और आपका जो मिठाई का डिब्बा है वो यही है भाई, जो भाजी का डिब्बा मैं आपको कह रहा था ना मैं आपको दूंगा, वो यही है। ये सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको खुद करके देखने हैं बिना आंसर देखे, और फिर आपको फिर आपको अपने सारे के सारे ये आंसर्स लिखने हैं। नालायक लक्ष्य कह रहा है बच्चों को भिजवा दो। अच्छा, तो मेरी टीम को अपना एड्रेस दे देना, भिजवा देंगे। नालायक। चलो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। रेजिडेंशियल स्टेटस हुआ खत्म, हमें अगला चैप्टर अपना शुरू करना है अपनी अगली क्लास में। हम लोग अगली क्लास में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। टिल दैट टाइम ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।